एवियोनिक्स पीपल, V1 वाले तो अपने एयरक्राफ्ट के इंजन, एयरफ्रेम एंड अदर थिंग्स को जानते हैं। फॉर अस रेडियो टेक्नोलॉजी हमको उतना भी नहीं आता, टू बी फ्रैंक, ठीक है। फॉर एवियोनिक्स इंजीनियर और टेक्नीशियन और एनीवन, वी डोंट नो द रेडियो टेक्नोलॉजी इवन एट अ गुड स्टैंडर्ड। हम लोगों को कुछ नहीं आता। आप अपने किसी भी सीनियर इंजीनियर से पूछ सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट के कितने भी महान से महान इंजीनियर जो आपके फील्ड में, जिनका बहुत ज्यादा अच्छा इमेज होगा, आप उनसे भी कुछ ना कुछ रेडियो डिस्कस करके देखो, वो लैग करेंगे, वो आंसर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन एविएशन रेडियो का यूज फंक्शन के लेवल तक ही है। रेडियो थ्योरी नहीं आती है आधे से ज्यादा लोगों को, ठीक है। एंड रही बात रेडियो पढ़ने की, सो द पीपल हु आर डूइंग बीटेक इन रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, they knows how to deal with the radio, that too in India that is not very popular, तो उनको भी नहीं पता होता है। अगर कोई डिफेंस के रिटायर्ड रेडियो इंजीनियर है तो उनको पता हो सकता है, ठीक है। अगर वो डिफेंस के रिटायर्ड रेडियो इंजीनियर है, डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल और रेडियो, इन तीनों के सेपरेट इंजीनियर्स होते हैं। तो उन लोगों की ट्रेनिंग होती है फॉरेन वेज के रेडियो टेक्नोलॉजी पे स्पेशली, कि कैसे वो चेंज कर सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे बेसिक थ्योरी पे काम कर सकते हैं वो लोग। सो ओवरऑल आई जस्ट नीड टू से कि इन एविएशन हम कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाए, कुछ भी हो जाए, हमको रेडियो नहीं आता क्लियर, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है तो ऊपर ऊपर से ही बोल रहा है, मैक्सिमम 10 से 20% से ज्यादा नॉलेज नहीं होगा उसके पास। सो हमसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रेडियो तो जानते नहीं हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका वैसे ही हाथ तंग है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स जानो एटलीस्ट, ठीक है। So in any interview or along with anyone whomsoever you would like to meet, whomsoever you would like to have a logical discussion, the preference will be given to electronics, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही लैग करेंगे, then we cannot prove ourselves as a good engineer, ठीक है। So for us electronics play a vital role. Is that okay till now? ये वाला रिक्वायरमेंट समझ में आया कि how important an electronics is? Yes, no, anything? Anyone? कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, because this is the fact. You need to understand this. Being an avionics person, yes, हम ज्यादा करते नहीं. You rarely get a chance to work on a cable in aircraft. अगर आप बेस मेंटेनेंस में हो तब तो थोड़ा बहुत हो भी जाता होगा, लाइन में हो तो आधे से ज्यादा लोगों ने तो डीएमसी किट भी नहीं देखा होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वर्क, केबल लूमिंग, डक्टिंग, आपका क्या कहते हैं, स्ट्रिपिंग, कनेक्टर्स रिमूवल, इंस्टॉलेशन, ये सारे के सारे वंस इन ईयर वाले टास्क हैं मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम हम बहुत कम करते हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपके एयरक्राफ्ट का बस बार या कोई भी कनेक्टर या कोई भी स्विच रिले ये सब खराब हो। आधे से ज्यादा टाइम आपका लैंप रिप्लेसमेंट में जाता है, ठीक है, एंड एलआरयू रिप्लेसमेंट, दीज टू थिंग्स वी आर डूइंग। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे हम काम नहीं जानते। रेडियो हमारे यू कैन से स्कोप से बाहर की चीज है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। रेडियो हमारे स्कोप से बाहर की चीज है। हमने ना उतनी पढ़ाई करी, ना हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम रेडियो के किसी भी एलआरयू के बेसिक प्रोग्रामिंग को भी समझ पाए, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वैसे ही हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे, क्योंकि हमने जो कॉलेज में पढ़ाई करी वो अब यूज होता नहीं है। सब आ चुका है डिस्प्ले, उसके बेसिक का क्या प्रोग्रामिंग है, क्या सेटअप है, किस थ्योरी पे काम कर रहा है, हमको वो पता नहीं है। हम लोग बस जानते हैं इकास इकाम, उससे ज्यादा डिटेल में कोई पूछता है
हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो फिर बोला जाएगा कि एवियोनिक्स पढ़ के आपने पढ़ा क्या? आपको ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है, ना रेडियो की अंडरस्टैंडिंग है, ना इंस्ट्रूमेंट आपके पल्ले पड़ रहा है, तो आपने एवियोनिक्स में क्या पढ़ाई की? इलेक्ट्रॉनिक्स। यही एक जोन अपना हम लोगों का इमेज बचा के रखा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी थोड़ा बहुत आंसर कर पाते हैं, थोड़ा बहुत, अगेन आई एम सेइंग, थोड़ा बहुत आंसर कर पाते हैं, जो कि हमको आइसोलेट करके और हमारे इंपॉर्टेंस को बना के रखा है इन एविएशन। अदरवाइज B1M is capable to do everything because they are also following the maintenance manual like we are doing. तो आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत रखना है अगर आप फील्ड में एक अच्छा नाम कमाना चाहते हो तो भी, और किसी भी इंटरव्यू में या फिर पार्ट 2 स्पेशली इन आरटी, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छी पकड़ है, यू विल हैव अ ग्रेट वाइवा देयर। ठीक है? सो we'll start with AC power and DC power. I'll invite everyone, ठीक है? I'll invite everyone to give the answer. Whomsoever is in the meeting, I mean this classroom available, everyone shall come ahead and just put your thoughts, because if you won't say, then I won't able to calculate ki how much ahead you are in this area. So who is going to tell me about AC power and DC power? What is this? इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना AC करंट, DC करंट, क्या होता है ये एक्चुअल में? एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? Electricity is the flow of electrons. वो तो करंट होता है। बोलो बोलो, कोई बात। Reading the property of electrons. Say again, say again. Analyze, reading the property of electrons. Reading the property of electrons, no, that comes in physics. ठीक है, कोई बात। Go ahead. ऐसा ही गोलमोल सा ही आंसर है, डोंट वरी। मैं भी कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा कि आपको लगे अरे वाह अनोखा चीज बता दिया, नहीं। ऐसे राउंड ऑफ एग्जांपल ही रहेगा, घुमा फिरा के। हाँ, ट्राई। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एनीवन? सप्लाई ऑफ अ करेंट, सप्लाई ऑफ करेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है? हाँ, so flow of electron is essential. When electrons flows, the current will be flown, or current is to be understand is being flown. मतलब समझो, करंट कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि हम उसको देख पाए, या ऐसा कोई मैटर नहीं है कि उसको हम ऑब्जर्व कर पाए। इट कैन बी फील। ठीक है? हाउ? once electron will start flow, it can be observed, it can be felt. ऐसा समझा जा सकता है कि हाँ करंट का फ्लो हो रहा है। तो आप कभी कभी डेफिनेशन में देखते होगे ना, बुक्स में लिखा रहता है कि इट अंडरस्टूड टू बी एज, या फिर इट अंडरस्टैंड एज। तो वो सब इसीलिए लिखते हैं, आप उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप समझ सकते हो कि हाँ अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है ना? हु इज गोइंग टू टेल मी, इफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज rightwards, the direction of electron in right direction, what is the direction of current? If electron flows right, what will be the direction of current? Left side. Opposite. Very good. ठीक है, very good. Now before going that, what is voltage or what is potential difference? Voltage का ही दूसरा नाम है potential difference. क्या होता है? Go ahead. The difference between volt
दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कहते हैं। सर दो पॉइंट के बीच, होती है, यस यस गो अहेड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो फोर्स लगती है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है ईएमएफ? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगती है सर। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं क्या? किधर गया? इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं क्या? नहीं, इन अ कंडक्टर द डिफरेंस इन बिटवीन पोटेंशियल मींस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। दो पॉइंट के बीच में जो भी चार्ज है, सपोज एक पॉइंट पे सर्टेन चार्ज एक्यूमुलेटेड है, दूसरे पॉइंट पे सर्टेन चार्ज एक्यूमुलेटेड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस को ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं वोल्टेज। ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, वो वहीं पे अड्डा जमा के बैठ जाए। ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज एसी करंट, व्हाट इज डीसी करंट? मैंने पावर लिखा है, मेक इट करंट। व्हाट इज एसी करंट, व्हाट इज डीसी करंट? सर एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, एंड which form in the form of sinusoidal wave. Uh, it has the polarity both positive and negative. What about DC current? DC current, direct, it is a direct current. Flow with the constant voltage. ठीक है, वो तो एसी भी कांस्टेंट वोल्टेज में फ्लो करता है। उसका सर वो वेरी करता है ना इसमें सर? नहीं, नेवर नेवर नेवर। कांस्टेंट वोल्टेज में भी इलेक्ट्रॉनिक एसी फॉलो करता है। ठीक है? और ये यूनिडायरेक्शनल रहता है सर डीसी करंट। डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल मींस एक बार में या तो पॉजिटिव, एक बार में या तो नेगेटिव। ठीक है? इन एसी करंट यू कैन हैव अ सेम वेव, एक बार में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रहता है एक ही वेव में, बट इन डीसी एक ओनली पॉजिटिव, दूसरा ओनली नेगेटिव, लाइक दिस। ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज बीन कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल। नाउ दिस मच इज इनफ। ठीक है? साइन वेव ट्रेवल करता है वेयर यू हैव टू पोटेंशियल in a single wave, one at positive, another at negative. In DC current, two separate potential, one negative always, one positive always. ठीक है? फिक्स्ड वोल्टेज दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं रहेगा कि एसी में वोल्टेज वेरी करेगा और डीसी में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। नो, बोथ कैन बी, डिपेंड्स। डन। ठीक है, डन डन डन। व्हाट डू यू मीन बाय डायोड? डायोड क्या करता है? डायोड सर ये सर हाफ साइकिल ऑफ साइन वेव को पास करता है और हाफ वेव को स्टॉप करता है सर, क्योंकि उसकी पोलैरिटी कौन से साइकिल को पास करता है हाफ वेव में? इफ इट इज, अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो सर ये पॉजिटिव साइकिल को पास पास करेगा। वेरी करेगा, गुड। नेगेटिव को स्टॉप करेगा। और अगर रिवर्स बायस है तो ये फ्लो नहीं करेगा सर, पास नहीं करेगा।
पास ही नहीं करेगा, ठीक है। वेरी गुड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर्स? Same, a combination of many diodes which converts AC to DC. डायोड भी जो आपका बेसिक फंक्शन है ना, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, डायोड। सिमिलरली कैसे, देखो अभी ये हमारा साइन वेव रहा, इसको हमने डायोड से पास करवाया, नेगेटिव को छांट दिया तो खाली मिला पॉजिटिव, तो नेगेटिव को साइड से लेके चले जाओ, डीसी बन गया, डन। सिमिलरली जो रेक्टिफायर्स होते हैं, दोज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, ठीक है। मल्टीपल डायोड्स को लगा के हम लोग क्या कहते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। मेनी टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स आर देयर बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। दिस कंप्लीट यूनिट कन्वर्ट्स AC to DC, ठीक है। A combination of diodes which converts AC from DC, so which converts AC to DC voltage, that is known as rectifiers. And inverters just opposite to that, DC को AC में जो convert कर देगा, those are known as inverters. Inverters दो टाइप के, स्टैटिक और रोटरी। बताओ क्या होता है? Anyone? स्टैटिक हैज नो मूविंग पार्ट, सर वो सॉलिड स्टेट होता है। रोटरी में तो मूविंग पार्ट होता है। वेरी गुड। मूविंग पार्ट्स में क्या बेसिक कंपोनेंट रहेंगे? मोटर्स होंगे सर उसमें, मोटर्स और गियर्स जनरेटर्स होंगे। की थ्योरी, बिल्कुल। मोटर्स और जनरेटर्स की थ्योरी। आपके पास एसी डीसी सॉरी इन्वर्टर को हमने क्या बताया कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो डीसी जब आपके पास है, आप उससे मोटर घुमा लो, मोटर घूम रहा है तो उसी के आर्मेचर पे मैग्नेट लगा के उसको जनरेटर बना लो, तो आपको वापस एसी मिल जाएगा। तो दैट वाज रोटरी इन्वर्टर्स। स्टैटिक इन्वर्टर्स, डायोड, अभी जस्ट हमने देखा ना कि डायोड्स का यूज करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करेंगे बेस्ड ऑन डायोड्स। पॉजिटिव को साइड से ले आओ और क्या कहते हैं, नेगेटिव को वहां पे रोकते जाएंगे। सो दिस विल वर्क एज इन्वर्टर, स्टैटिक इन्वर्टर। सॉलिड स्टेट सर्किट्स का यूज करेगा। सॉलिड स्टेट सर्किट मींस सेम डायोड, स्विच एंड रिले का यूज करके डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, जहां पे एक मेन कंपोनेंट आता है सॉ टूथ जनरेटर, आप सबने सुना होगा, या फिर उसको उसका एक दूसरा भी और कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटर, या फिर और भी आपने कहीं सुना होगा पल्स जनरेटर। ये सब तीनों वर्ड सुने हैं आपने? क्या होता है ये सब? सर स्क्वायर वेव जनरेटर भी होता है। स्क्वायर वेव जनरेटर होता है, बट एसी में उसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। यस, स्क्वायर वेव जनरेटर भी होता है। बेसिकली जो आपका डीसी कांस्टेंट वोल्टेज सॉरी कांस्टेंट पोटेंशियल करंट था, उसको हमने क्या किया, जस्ट सेकंड, उसको हमने क्या किया, पल्सेट कर दिया, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डाल दी, उसको हमने साइन वेव बना दिया, तो बन गया एसी, ठीक है ना। वेरी पॉपुलर टैकोमीटर और टैको जनरेटर, वेरी पॉपुलर कंपोनेंट इन द एयरक्राफ्ट। क्या होता है ये टैकोमीटर या टैको जनरेटर? टैको जनरेटर सर होता है कि आपका इंजन से कनेक्ट होता है, जो आपका आरपीएम बताएगा। आरपीएम बताएगा, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ जनरेटर ओनली, means once your armature is being revolved along with the rotation of engine, it will produce the voltage। उस voltage को आप लोग आरपीएम के टर्म में इंडिकेट करा लो। क्लियर? सो टैकोमीटर व्हील में भी होता है क्या? व्हील में नहीं रहता है। होता होगा व्हील स्पीड, एंटी स्किड वाले में किसी में दे दे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप लोग देख लेना। आई थिंक व्हील में नहीं रहता है। ब्रेक में होता है, ब्रेक फैन में होता है, ब्रेक ब्रेक फैन में होता है वो। ब्रेक ब्रेक फैन में होता है, बिल्कुल। ब्रेक कूलिंग के लिए काम आता है। और अगर एंटी स्किड वाला कोई एयरक्राफ्ट आजकल आ रहा है, आई थिंक कॉमर्शियल में तो नहीं रहता है, एक फाल्कन या गल्फ स्ट्रीम जैसे जो प्रीमियम चार्टर्स वाले जहाज है ना, जिनकी जो बहुत महंगे महंगे जहाज हैं, उनके एंटी स्किड में भी आरपीएम देता है, वहां पे वो व्हील का स्पीड मेजर करते हैं। सो इट डिपेंड्स, ठीक है। हाँ, सपोज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए
पार्ट 2 में पूछ दिया कि टेकोमीटर आपके एयरक्राफ्ट के व्हील में भी होता है। तो आप लोग जिस भी एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हो उसी के सिस्टम के रिलेटेड आंसर करना। ऐसा नहीं कि आपने कभी कुछ सुना हो, आंसर करने चले गए और वहां पे वो आपको ट्रैप कर लेगा। अगर आपके एयरक्राफ्ट में नहीं है तो मना कर दो, सर मैं जिस एयरक्राफ्ट में काम करता हूँ वहां नहीं है। क्लियर? तो अपने एयरक्राफ्ट से रिलेटेड रहोगे, सेफ रहोगे, क्योंकि आप अपने सिस्टम को जानते हो। दूसरे सुने हुए टर्म्स को आंसर करने जाओगे, फंसा ले जाओगे। ठीक है? ओके, तो व्हाट डू यू देखा मीन वो बाय? हाँ टेकोफैन हाँ होता हाँ, है सर, टेकोफैन सुना है वहाँ पे जो उसमें अगर ब्रेक आपने फैन में सुना होता है, है टेकोफैन। अगर आपने हाँ, सिर्फ सुना है तो आंसर करने मत जाना बिना पढ़े। देखा अगर भी है आपने सर, देखा देखा, भी। हाँ हाँ, देन यू कैन गो अहेड। ठीक है? तो बेसिकली अपने एयरक्राफ्ट के रिलेटेड आंसर्स करना, दैट इज रिकमेंडेड। मेरे क्या कहते हैं, इन जनरल एविएशन मिनिमम्स, तो मैं तो सीधे ही कहता हूँ नहीं होता है। ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल? ये सब आपने सुना है कभी? सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल क्या है ये? प्राइमरी सर रिचार्जेबल नहीं है, वो उसका कॉस्ट भी कम होता है। एक बार यूज कर दीजिए थ्रू आउट, उसका खत्म, वैलिडिटी खत्म। ओके। आपका जिंक ऑक्साइड का बनता है। उसके अलावा क्लाइंट सेल होते हैं, वो प्राइमरी सेल में आ जाएंगे। सेकेंडरी सेल इज बैटरी, लाइक लेड एसिड, निकल, कैडमियम, लिथियम आयन बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज। मेन वेरी डिफरेंस गुड। यही है। बैटरी किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। वेरी गुड। What if you connect batteries in series, and what वोल्टेज if you इंक्रीज हो जाएगा connect सर। batteries in if parallel? voltage if battery is connected in series, they increase the voltage. Ampere ठीक hour है। remains constant. In battery is connected series, they increase the ampere hours. Voltage remains which battery has say. दोनों चीज बोल दिया। अभी चलो नहीं सर, सीरीज का पहले सीरीज आराम में से, हाँ। सीरीज में सर वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाएगा और करंट आपका वही सेम रहेगा, बट तो ओके, ओ होल्ड होल्ड होल्ड, सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, करंट सेम रहेगा। तो अगर हमारे पास 3-3 वोल्ट के 3 बैटरी हैं तो हमें 3-3 वोल्ट 2 एम्पियर, ठीक है? आउटपुट बताओ। 9 वोल्ट, अरे हाँ, 9 हो जाएगा अपना 9 वोल्टेज, वोल्ट। और 9 वोल्ट हाँ, 9 और वोल्ट। 3 एम्पियर हो जाएगा सर करंट। 3 एम्पियर नहीं, 2 एम्पियर दिया है। ओ सॉरी, 2 एम्पियर जो भी। हाँ, तो ये आपने बताया सीरीज में, वेरी गुड। व्हाट अबाउट पैरेलल? पैरेलल में हो जाएगा सर मेरा 3 वोल्ट, वोल्टेज होगा 3 होगा, लेकिन एम्पियर जो 6 हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक, एम्पियर जो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, 6, राइट? 6 एम्पियर 3 वोल्ट, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, यही है। तो दिस इज ठीक है। लेड एसिड बैटरी के केस में नॉमिनल वोल्टेज पर सेल कितने होते हैं, और निकिल कैडमियम के केस में नॉमिनल वोल्टेज पर सेल कितने होते हैं? आप लोग के एयरबस में प्राइमरी बैटरी कौन से चीज का है? निकल कैडमियम है प्राइमरी। नाइकेड, ओके। एंड अपने इमरजेंसी पावर्स के बैटरी लिथियम आयन, लिथियम आयन ईपीएसयू बोल्ट, ईपीएसयू है सर। ईपीएसयू, लिथियम आयन, ठीक है, इमरजेंसी पावर सप्लाई यूनिट। सो लेड एसिड सेल में नॉमिनल वोल्टेज पर सेल कितने रहते हैं? 1.2 ही होगा सर मेरे हिसाब से। वो निकिल या कैडमियम 1, में है 1.2। हाँ 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। हाँ 2 ठीक वोल्ट या। है, लेड एसिड में 2। तो अगर आपके बैटरी में 6 सेल है तो 12 वोल्ट टोटल 12 वोल्ट, बैटरी। हाँ, निकिल कैडमियम में कितने रहते हैं? 1.2 सर नॉमिनल। 1.2 नॉमिनल वोल्टेज। तो आपके निकिल कैडमियम में 20 सेल रहते हैं, 20 से तो लूंगे तो 1.2 24। करके वो आपको 24 वोल्ट देते हैं इन एयरक्राफ्ट, ठीक है? अच्छा, एयरक्राफ्ट में जो बैटरीज होते हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट होता है 24 वोल्ट, और जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं दे, अरे स्टाइलस क्या हो रहा है आज, सॉरी गाइस, आई थोड़ा सा टाइम दो।
तो एयरक्राफ्ट के जो बैटरीज होते हैं, कोई भी बैटरी हो, नाइकैड, लिथियम आयन, लेड एसिड, लिथियम आयन को हालांकि प्राइमरी बैटरी के तरह आजकल अभी तक तो यूज नहीं किया गया है। आई डोंट नो अबाउट बोइंग 777, मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो लोग यूज किए हों, तो आप लोग देख लेना अगर आपके फ्लीट में बोइंग 777 है तो जो अपना ये रहता है 28 वोल्ट डीसी है एयरक्राफ्ट का डिफॉल्ट जनरेटर आउटपुट। ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट में जो जनरेटर रहते हैं 28 वोल्ट डीसी देते हैं, तो बैटरी 24 वोल्ट डीसी ही दिया हुआ रहता है। ऐसा क्यों? अगर आपके कंपोनेंट 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं तो बैटरी भी 28 चाहिए ना इमरजेंसी के लिए। बताओ, कुछ तो बताओ कोई। सर ये एयरक्राफ्ट में बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो 28 भी शो करता है सर ये, और हाँ देखना एक बार फिर से, 28 शो नहीं करता है जब तक आप जीपीयू नहीं लगाओगे, 28 नहीं आए। 26 करता है सर, 26 तो मैंने देखा था, 26 पॉइंट कुछ। ऐसा और क्या? और सर ये, हाँ, और जो निकल कैडमियम के जो सेल है ना सर, ये और 1.2 तो नॉमिनल है, और ये सर 1.5 तक सर ये चार्ज होते हैं। 3 चार्ज के केस में 1.3 तक जाता है, वो भी विद इन ए सेकेंड डाउन हो जाएगा। जब वो हीट होता है ना तो उस टाइम पे 1.3 तक दिखाता है, इमीडिएट डाउन हो जाएगा, जैसे ही चार्जिंग हटा वापस 1.2 आ जाएगा, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 ही है। अगेन आई एम सेइंग, आपके बैटरी के वोल्टेज जो आपके एयरक्राफ्ट में होंगे 24 वोल्ट ही रहते हैं। क्यों? एंड जो ऑपरेटिंग जनरेटर्स आउटपुट हैं और जो कंपोनेंट है वो 28 वोल्ट का रिकमेंडेशन रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? 26 वोल्ट बिना जीपीयू के आप नहीं देख सकते। ठीक है, जस्ट वन मोर टाइम, बिना एक्सटर्नल पावर के आपको 26 वोल्ट नहीं दिखाई देगा। हाँ, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में, कुछ एयरक्राफ्ट में नहीं दिखाई देता है, आपको नहीं दिखेगा। हाँ, जीपीयू लगाने के बाद जो आपका कॉकपिट है, अगर पूरा ग्लास कॉकपिट है तो वहां पे एसी का यूज ही नहीं होता है उस एयरक्राफ्ट में। उस केस में एक होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, वो भी बस एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर है तो 24 को अपकमिंग करके 26 वोल्ट तक स्टेबलाइज करता है बस। सर पर अगर ये डीसी जो हाँ निकल हाँ कैडमियम का वो बता रहे हो ना सर आप, हाँ 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 ये वो हम शॉप में करते थे तो ये सर 1.5 तक जाता था, मतलब उसमें चार्जिंग के टाइम इंडिपेंडेंट पे, चार्जिंग। हाँ, और और जो जब चार्ज आउटपुट था, रिमूव करते थे गो अहेड गो तब अहेड। भी सर, तब भी 27 28 के आसपास तो रहता ही था सर। एक बार आप लोग कल फिर से जाके एयरक्राफ्ट में ऑपरेट करो और मुझे बताना, ठीक है? निकिल कैडमियम बैटरीज या फिर लेड एसिड बैटरीज जो परफॉर्मेंस वाइज रहते हैं एयरक्राफ्ट में 24 वोल्ट ही रहेंगे। इसके पीछे का रीजन वही तो मैं बता रहा हूँ। आपको बैटरी चार्ज भी करनी है, अगर आप 28 का 28 दे दोगे चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है, और जैसा आपने कहा कि 1.5 तक जाता है, तो अगर 1.5 जाएगा तो इंटू करो 20, 30 वोल्ट बैटरी को दे दोगे तो सबसे पहले तो वो एयरक्राफ्ट को डैमेज करेगा। चार्जिंग के टाइम पे मोमेंटरली जब हाई फ्यूम्स रहते हैं ना, उस टाइम पे एक मोमेंट के लिए वो दिखाता है 1.5 तो नहीं 1.3। अब मुझे पता नहीं, आप एग्जैक्टली अगर आपने नोटिस किया है देन दैट मे बी अ डिफरेंट केस। ठीक है, बैटरी का कैपेसिटी डाउन होते रहता है तो वो चार्जिंग पे ज्यादा दिखाता है, आई एग्री। 1.3 1.4 तक दिखाता है, वो भी जैसे ही आप चार्जिंग हटाओगे वापस 1.2 सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो 30 वोल्ट पे वो चार्ज ही नहीं होगा, इसलिए बैटरी का आउटपुट कम रहता है इन कंपैरिजन टू एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग डीसी। तो एयरक्राफ्ट के जनरेटर 28 वोल्ट डीसी प्रोड्यूस करते हैं, आपके बैटरी 24 वोल्ट पे रहते हैं, तभी आप इसको चार्ज कर पाओगे, नहीं तो पोटेंशियल सेम तो चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है। हेमंत ने भी काम किया सर ये शॉप में, ये दैट आई एग्री, आई टोटली एग्री कि आपने काम किया है तो आपने कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस किया होगा फॉर श्योर। नेवरदलेस हो सकता है, ठीक है, दैट मे बी अ केस। ठीक है, बट with the theory it is 1.2 only and lead acid 2 only। ठीक है,
Okay. Okay, moving to the next. What is Ohm's law? तो सर ये हो रहेगा सर, क्या रहता है? the current flowing in a closed circuit having unit resistance will be equal to current of the circuit. बड़ा घुमा फिरा के बोल दिया ना, एक बार फिर से बताना. What do you mean by Ohm's law? सर सिंपली बोले तो सर the voltage flowing in a circuit having having constant resistance is directly proportional to current. ये रहेगा. Okay, any others view? Formula तक आओ. Sir, relations voltage, current, and resistance in an electric circuit is equal to I voltage and This is a relation basically. Yes. क्या रहता है? ओम्स लॉ बोलता है इन अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर से शुरू करना, क्योंकि हमको फील्ड में ऐसे भी महान लोग मिले जिन्होंने, मुझे तो नहीं, बिकॉज मैं ऐसी गलती करता ही नहीं, मैं हमेशा लपेट के आंसर करता हूँ, मेरा पुराना आदत है. मैं ओपन किसी को मौका दूंगा ही नहीं कि वो अपना ज्ञान दिखाए, ठीक है, मैं घुमा के बोलूंगा. तो लोग ऐसे भी मिलने बोलने वाले कि वो ऐसे बोलेंगे कि वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करंट कहाँ पे, किधर, तो उनको ऐसा सुनना मांगता है. इन अ कंडक्टर, ठीक है, इन अ कंडक्टर flow of current is directly proportional to voltage applied into it and inversely proportional to resistance of the conductor. मतलब समझे? देखो कैसा मैंने घुमा के बोला. current flow in a conductor is directly proportional to voltage applied into it, जितना वोल्टेज मिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो कंडक्टर के अंदर ही करंट फ्लो होगा, ठीक है, किसी भी कंडक्टिव मटेरियल में. उसका ये फॉर्मूला कहता है कि जो हमारा करंट का फ्लो आएगा ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, प्लस अपोजिट टू रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा. तो इसी का जब फॉर्मूला बनता है दैट बिकम्स V इक्वल्स IR, ठीक है, कि वोल्टेज इनटू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड फ्लो ऑफ करंट. क्लियर? तो मेन रिक्वायरमेंट है करंट की. करंट हमको कितना मिलेगा? जितना ज्यादा हम वोल्टेज देंगे और जितना कम हमारा रेसिस्टेंस है. क्लियर? अब रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, दैट इज रो, लेंथ पे. लेंथ जितना ज्यादा रहेगा रेसिस्टेंस उतना कम रहेगा. और सरफेस एरिया. अब बताओ कोई, किसी को और ज्यादा पता है रेसिस्टेंस के बारे में? सर ये लेंथ ऊपर आएगा ना? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यस, सॉरी, रो L by A. बताओ, इसको एक्सप्लेन करो. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. हाँ, कि अगर आपके मटेरियल का लेंथ जितना ज्यादा रहेगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा, एरिया जितना ज्यादा रहेगा रेसिस्टेंस उतना कम रहेगा. ठीक है, तो अब एक लाइव क्वेश्चन बताओ, ठीक है. एटीसी वाले, एटीसी बोलता हूँ, डब्ल्यूपीसी वाले इतना लाइव क्वेश्चन पूछते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर. आई हैव हर्ड मेनी एग्जांपल कि उन्होंने पंखा कैसे चलता है, फैन,
इस पे क्वेश्चन पूछ के रिजेक्ट करा हुआ है लोगों को, मोटर्स थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से उनका एक जोन है जिसपे वो जम के क्वेश्चन पूछते हैं, और गलती से अगर चेन्नई एरिया में कोई पकड़ा गया तो उसकी तो सामत आई पड़ी है। चेन्नई रीजन में मिनिमम्स रिजल्ट होते हैं आरटी के, क्योंकि वहां पे जो बैठे होते हैं ना, आधे से ज्यादा बीटेक वाले बैठे होते हैं। बीटेक में यही सब तो पढ़ाया जाता है डीप में, मोटर जनरेटर, तो उनको और कुछ नहीं आता। वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स किंग हैं। जब उनके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन होता है तो आधा से ज्यादा स्टूडेंट सरेंडर मार देते हैं फॉर द श्योर। सो अभी कहाँ अटका था मैं? रेसिस्टेंस पे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज व्हेन वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज क्लियर्ड फर्स्ट टाइम आरटी। मेरा वो पहला सेशन ही था और चेन्नई रीजन में ही उसका एग्जाम था। वो आया तो एकदम डरा हुआ था कि सर होगा कि नहीं होगा। बहुत कुछ पूछा और सर बहुत कुछ मैंने भी आंसर किया, बट फिर भी रुला दिया एक तरह से। बट उसका उस टाइम पे पास हो गया था। तो एक ग्रेटिट्यूड रहता है हमेशा एग्जामिनर के पास। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स पूछने के लिए होता है। वो आपसे 25-30 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपने अगर 15 से 18 के भी अच्छे अच्छे आंसर किए ना, विद द लॉजिक, विद द करेक्ट अप्रोच, दे फील हैप्पी। और हैप्पीनेस आया तो 2 नंबर ज्यादा ही मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, in a thin wire, if I give 2 volt and in a two, क्या कह सकते हो, लार्ज कॉइल ऑफ आयरन रॉड या फिर एक लार्ज डाया ऑफ आयरन रॉड, इसमें हमने 2 वोल्ट दिया, तो दोनों में से करंट आउटपुट किसका मैक्सिमम आएगा? हाँ, 2 वोल्ट 3 एम्पियर दिया और इधर भी 2 वोल्ट 3 एम्पियर दिया। तो अभी हमने जस्ट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाना कि लेंथ सेम है, ठीक है, सरफेस एरिया हमने इंक्रीज किया। तो अब बताओ, दोनों में से एक का नाम दे देते हैं ए, दूसरे का नाम बी। ए का आउटपुट मैक्सिमम रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा, बेटर रहेगा, या बी का बेटर रहेगा? सर बी कोयल है क्या इसमें? कॉइल नहीं, फील्ड है, भरा हुआ फील्ड 1। ओके फिर तो सर बी का अच्छा रहेगा। किसका? बी का। बी का अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि करंट डिपेंड करता है अपोजिट टू द रेसिस्टेंस, इसीलिए। नहीं, आपने ये पूछा ना क्या करंट किस में सही फ्लो करेगा? हाँ, यस यस, किस में आउटपुट आपको बेटर मिलेगा? तो बी में मिलेगा सर, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, रेसिस्टेंस कम रहेगा, यही ना? ये सर नहीं, अगर आप मटेरियल दे दोगे उसको, रेसिस्टिविटी खा जाएगा इसको, ठीक है। अगर जो मैक्सिमम थिक ऑयल कॉयल है या भरा हुआ है, ये तो कंज्यूम कर लेगा इतना वोल्टेज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे झाड़ के फेंक देगा। रेसिस्टिविटी, अब यहाँ पे आपका आंसर रहेगा सर रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर्स इन अ मटेरियल। किसी मटेरियल में कितना ज्यादा मैटर है, वो भारी है, भरा हुआ है, खाली है, वो रहता है रेसिस्टिविटी। तो इसको आप सेम वोल्टेज दोगे, इतना ही कंज्यूम कर लेगा, बचा जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एरोडायनेमिक वाला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। ये आप लोग बस आंसर याद रखना। बेसिक लिफ्ट फॉर्मूला, प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल, सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल, ये जनरल के क्वेश्चंस हैं। ना मूविंग टू द नेक्स्ट, डायोड हमने देखा। व्हाट डू यू मीन बाय, पहले डिस्कस करते हैं मोटर एंड जनरेटर, फिर आएंगे स्टार्टर जनरेटर पे, और तब जाएंगे वोल्टेज रेगुलेटर। यस, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय मोटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय जनरेटर? क्या होता है मोटर, क्या होता है जनरेटर? सर वो पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा वो क्या रिजल्ट था सर? मैं कॉल आ गया था। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। अगर कोई मटेरियल थिक रहेगा तो उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, तो वो अगर माइनर वोल्टेज उसमें हम देंगे तो वो कंज्यूम कर लेगा उतने को, ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी हेवी पड़ जाएगा उस पे।
क्लियर? पर सर वो मेटल, ओके ओके, मेटल भरा हुआ है, एक पतला वायर है ये और एक ये है, तो भरा हुआ है, दोनों को हमने 2 वोल्ट 3 एम्पियर दिया। तो अगर कोई नॉर्मल रेसिस्टेंस थ्योरी लगाएगा तो यही बताएगा कि आउटपुट मोटे वाले का ज्यादा आएगा, यानी बेटर आएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा, रेसिस्टेंस कम। लेकिन रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो भरा हुए मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज्यादा रहेगा, वो कंज्यूम कर जाएगा उतने वोल्टेज को। ठीक है? तो फिर सर सभी इक्वेशन में ऐसे ही होगा कि किसी का डायमीटर ज्यादा तो उसमें कम ही फ्लो होगा करंट? नहीं, डिपेंड्स डिपेंड्स, मैंने कहा ना, अगर वो भरा हुआ मटेरियल है, थिक मटेरियल है, फुल है, ऐसा, तो सेम लेंथ ओके, उस केस में। चलो नेक्स्ट, मोटर्स एंड जनरेटर्स। अच्छा, 2-4 कंडक्टर बताओ, बेटर कंडक्टर्स एग्जांपल में, कंडक्टिव मटेरियल। कॉपर, सिल्वर। कॉपर, सिल्वर। सिल्वर को क्या लिखते हैं इसमें, ऐसे पीरियोडिक टेबल में? SI, SI नहीं लिखते। नहीं, सिलिकॉन, एजी। AG या AU गोल्ड होगा। होता है। हाँ, AU गोल्ड का होता है, AU, AG होता है। AG और AU होता है गोल्ड का। गोल्ड भी कंडक्टिव मटेरियल है, सुपर कंडक्टिव है गोल्ड। क्या और कुछ सिलिकॉन वगैरह है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, वेरी गुड। सिलिकॉन वगैरह भी है कंडक्टर? नहीं सर, सिलिकॉन नहीं है कंडक्टर? सेमीकंडक्टर है। वो सेमी अच्छा कंडक्टर लगता है ना। ठीक है, सेमीकंडक्टर, ओके ओके। सिलिकॉन है अपना सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो, जब सेमीकंडक्टर पे आ गए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर? सर उसकी जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है सर, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। ऐसा कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ओके, हम्म। बोलो बोलो। कंडक्टर में जब हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी टू गेन अ डिजायरस, ठीक है, जैसा हमको चाहिए वैसा कंडक्टिव प्रॉपर्टी गेन करने के लिए जब हम किसी कंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है? अब जैसे मान लो हम चाहते हैं कि कंडक्टर का वोल्टेज सप्लाई बराबर रहे, लेकिन कंडक्टर सेम वोल्टेज पे हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मटेरियल हीट नहीं हो, कंडक्टिविटी ठीक रहे, तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, इतने डिटेल में तो केमिकल इंजीनियरिंग मुझे भी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे कि हमारा फ्लो ऑफ करंट सेम रहे, हीट नहीं करे। ठीक है? दूसरी डिमांड आई कि हम सेमीकंडक्टर के लिए दूसरी डिमांड आई कि हम क्या कहते हैं, वोल्टेज मिनिमम से मिनिमम वो हो, क्या कहते हैं, कंज्यूम। जब आप कोई कंडक्टर यूज करते हो, अगर कॉपर यूज करो और सिलिकॉन यूज करो, आप इसको 3 वोल्ट दोगे तो 2.8 2.7 ऐसा देगा, बाकी का 0.2 0.1 ये खा जाएगा, कंज्यूम कर लेगा। सिलिकॉन 3 का 3 पास कर देगा। तो डिजायरस लेवल ऑफ, यू कैन से डिजायरस लेवल ऑफ आउटपुट रिक्वायरमेंट, जैसा हमको चाहिए वैसा पाने के लिए जब हम किसी कंडक्टर में इम्प्योरिटी, उसका नाम ही है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब ये नहीं कि कुछ भी धूल डस्ट मिला दे। इम्प्योरिटी मतलब कि उसके प्रॉपर्टीज के अलग दूसरे प्रॉपर्टीज वाले मेटर को जब हम उसमें मिलाते हैं तब जाके हमको सेमीकंडक्टर मिलता है। उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में हो, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है उसका। ठीक है? ओके, what is motor and generator? Who is going to tell? Again I'm at this question. Motor is an electrical device, sir. Electrical energy convert to mechanical energy
जनरेटर ठीक है, convert to mechanical energy into electrical energy. वेरी गुड। आप सबने कांस्टेंट स्पीड मोटर सुना होगा या सिंक्रोनस मोटर, या फिर आपने CSD. सुना सीएसडी, ठीक है, और आपने सुना होगा सीरीज मोटर। क्या होता है ये सब? सर ये और इनके जो हमको वोल्टेज है ना सेम रिमेन कांस्टेंट रखता है CSD आपका। स्पीड, इसी को सिंक्रोनस भी बोलते हैं ना, दूसरे टर्म में सिंक्रो, हाई स्पीड, या फिर सिंक्रो के भी बहुत सारे टाइप हैं डिजायरस प्रॉपर्टी के ऊपर। किसी को हाई स्पीड चाहिए, किसी को कांस्टेंट चाहिए। एक सर्वो भी होता है, सर्वो मोटर। क्या होता है ये सब? बताओ बताओ। तो सीएसडी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आएंगे आएंगे, पहले इनवाइटिंग अदर्स टू गिव द आंसर। यस, बताओ सर्वो बताओ तुम लोग मोटर थोड़ा में थोड़ा। इसमें सर हाँ, फीडबैक होता है सर्वो मोटर से। सर्वो मोटर में ठीक है, फीडबैक सिस्टम रहता है, ओके। और इसमें सर एक रोटर और स्टेटर होता है सर। एक एक को मूव करेंगे तो सर दूसरा भी मूवमेंट करेगा। किसमें किसमें? हाँ, सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मोटर तो मेनली हम इसमें यूज करते हैं, फ्लाइट कंट्रोल्स में यूज करते हैं। फ्लाइट कंट्रोल्स में। ठीक है, वेरी गुड। मेनली यूज एंगुलर और लिनियर पोजीशन जो होता है ना सर अपने को चाहिए हम्म, इसके ठीक लिए। है। और सिंक्रो मोटर को? सिंक्रो का तो सर कांस्टेंट स्पीड चाहिए, हाई आरपीएम चाहिए उसके लिए सर। वेरी गुड, ओके। सिंक्रोनस मोटर को ही कांस्टेंट स्पीड ड्राइव मोटर भी हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो नॉट, और सीरीज मोटर, चलो पहले सीरीज के बारे में बताओ, फिर क्या है सीरीज मोटर? सर सीरीज मोटर ये हाई टॉर्क, इनिशियल टॉर्क हाई रहता है ये तो। हाँ, हाई टॉर्क के लिए हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते हैं। अब जो सीरीज मोटर होता है उसका टॉर्क हाई रहता है, मींस अगर आप उसको 20 वोल्ट दोगे तो पहले वो 18 वोल्ट के आसपास इनिशियल मूव के लिए कंज्यूम कर लेगा। बाकी के 2 वोल्ट में वो इनिशियल पुश देगा, तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो आपके एयरक्राफ्ट के स्टार्टर होते हैं उनको हाई टॉर्क वैल्यू चाहिए फॉर अ मोमेंट, ताकि आपका इंजन घूमना शुरू करे। ठीक है, आप एक चीज गौर करना कि आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांध लो, पतले वाले रस्सी से, और जोर से पुल करो, रस्सी टूट जाएगा। बट आप उसको धीरे धीरे पुल करने की कोशिश करो, तब वो पत्थर पुल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टॉर्क है वो ब्रेक होना चाहिए, एक इनिशियल पुश चाहिए उसको। इनिशियल पुश ज्यादा कंज्यूम करता है एनर्जी, तो उसके लिए सीरीज मोटर इनिशियल टॉर्क देगा ज्यादा, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल मोटर के जैसा बिहेव करने लगता है। तो स्टार्टर में उसको हम यूज करते हैं। डन। फिर आता है हाई स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड मोटर्स, जो कि बोलते हैं सिंक्रो मोटर्स। ये क्या करेगा एट द सेम टाइम, जैसे कि मान लो आप कभी कभी एवियोनिक्स के फैन जैसे ही ऑन करो, फटक से 1700 आरपीएम चला जाएगा, उतने पे ही रखेगा। तो आप उसको जितना वोल्टेज दिए कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेगा, वोल्टेज अप डाउन करो कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टर में कम वोल्टेज दो, स्टार्ट ही नहीं होगा। ज्यादा वोल्टेज दोगे ज्यादा टॉर्क देगा। ठीक है, तो सीरीज मोटर में जितना वोल्टेज दोगे उतना स्पीड लाके देगा। सिंक्रोनस कम ज्यादा वोल्टेज कुछ भी दो, उसका डिजायरस प्रॉपर्टी सेट है पहले से, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपको कांस्टेंट स्पीड ड्राइव देगा हमेशा उतना ही। फिर आता है सर्वो। सर्वो मोटर का यस हम लोग फ्लाइट कंट्रोल में यूज करते हैं। अब एक बेसिक थ्योरी से समझना, और फ्लाइट कंट्रोल में यूज करते हैं, वेरी गुड। और इसमें फीडबैक सिस्टम होता है, नहीं सर्वो मोटर में फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, सर्वो सिस्टम में फीडबैक सिस्टम होता है। जहां पे हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं, उस सिस्टम जब हम उसको किसी सिस्टम में प्लेस करते हैं वहां पे हमको फीडबैक सिस्टम मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग फ्लाइट कंट्रोल का सर्वो, वहां पे क्या है, अंदर में एक सर्वो मोटर पड़ा हुआ है, और वहां पे हम एक फीडबैक लूप ऐड किए, तो वहां पे हमको फीडबैक सिस्टम मिलता है। ठीक है, बट कॉमनली उसको सर्वो सिस्टम बोल दिया जाता है। अब अभी देखो, अगर हम किसी वोल्टेज सप्लाई करें किसी मोटर में, वो घूमना शुरू कर देगा कंटिन्यूअसली। तो अगर आप फ्लाइट कंट्रोल में एक ऐसा मोटर लगाओगे जो कि वोल्टेज पे घूमना शुरू कर दे, तो आपका
फ्लाइट कंट्रोल चारों चक्कर मार देगा, राइट। या फिर जो आपके पुराने वो होते थे स्पीड इंडिकेटर, अगर आप उसमें एक नॉर्मल मोटर लगा दोगे तो उसका निडल घूमता रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कैसे पता चलेगा कितना आरपीएम है? समझ रहे हो? गेटिंग इट एवरीवन? फिर से बताने का। नॉर्मल मोटर जो होता है, एक सेकेंड, नॉर्मल मोटर जो होता है उसमें जब आप वोल्टेज देते हो तो वो घूमना शुरू करता है, राइट, रोटेट करना शुरू करता है, यही करता है ना। पंप या मोटर आप जो भी देखते हो, वोल्टेज दो वो घूमना शुरू करेगा। अब रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि आपको सपोज एयर स्पीड देखना है, तो उसमें जो आप पॉइंटर्स रोटेट करने के लिए मोटर लगाओगे, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, या फिर आप मान लो आरपीएम इंडिकेटर, टेको जनरेटर हमने बोला ना, तो वहां से जो हमको वोल्टेज आया 3 वोल्ट, कंसोल में लगा हुआ है मोटर, तो जब हम उसको वोल्टेज देंगे तो आपके एयरक्राफ्ट का निडल ऐसे ऐसे घूमता रहेगा हमेशा, वो थोड़ी ना दिखाएगा यहाँ पे। जैसे बेसिकली क्या होता है कि वो आपको कांस्टेंट दिखाता है, या जब आप बाइक भी चलाते हो तो आपका पॉइंटर 80 पे जाके इंडिकेट करता है कि करंट स्पीड इज 80। बट मोटर ऐसी थोड़ी काम करता है, मोटर को आप वोल्टेज दोगे रोटेट करने लगेगा, राइट। यस सर। तो अब मान लो कि आपको एयर स्पीड देखना है और आपका इंडिकेटर चक्कर मार रहा है, 1700 आरपीएम इंजन का है, 1700 आरपीएम इसका भी है, कैसे पता करोगे? इसी के लिए आया सर्वो, ठीक है, इसके लिए डेवलप किया गया सर्वो मोटर। ये जिद्दी होता है, जिद्दी इन द सेंस कि आप इसको कितना भी वोल्टेज दो ये उसी प्रॉपर्टी पे जाके स्टिक हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप 8000 आरपीएम आप इंजन ऑपरेट कर रहे हो, 8000 आरपीएम के इक्विवेलेंट आपके पास आया 5.2 वोल्ट, तो इसका निडिल 5.2 वोल्ट, और जो आपने स्केल बना के रखे हैं, तो सपोज 8000 आपने यहाँ पे बना के रखा, 8000 के इक्विवेलेंट इसका निडिल जाके अटक जाएगा। अब ये जब तक इसको 5.2 मिलता रहेगा ये यहीं रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। आगे भेजना है तो 5.5 दो, पीछे लाना है तो 5.1 दो। तो अगर 10,000 आरपीएम दोगे तो इसमें वोल्टेज थोड़ा बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा और आगे जाएगा। फिर 6000 आरपीएम कर दिए, वोल्टेज कम हो गया तो थोड़ा ये और पीछे चला जाएगा। इसीलिए हम लोग फ्लैप कंट्रोल और फ्लाइट कंट्रोल में इसको यूज करते हैं कि हमको फ्लैप का मूवमेंट कितना चाहिए, लिमिटेड, कि 30 डिग्री में हमारा फ्लैप ऐसा जाके रुक जाए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम इसमें सर्वो देते हैं, इसको मिलेगा 20 वोल्ट, तो यहाँ पे जाके आधे पे रोक देगा। क्लियर? सॉरी, मैं फ्लैप कंट्रोल के बदले यहाँ एलिवेटर का फोटो दिखा दिया, फ्लैप एक्सटेंड होगा, राइट। तो फ्लाइट कंट्रोल में बेसिकली इसका यूज करते हैं। तो ये सर्वो का डिजायरस प्रॉपर्टी है, जितना वोल्टेज दोगे वहां पे जाके रोक देगा। क्लियर? तभी आप जब बाइक चलाते हो, आपकी एयर स्पीड, बाइक में तो एयर स्पीड नहीं, बाइक में जो आपका स्पीड इंडिकेटर है वो दिखाता है ना 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, उसमें भी सर्वो यूज्ड है। जब तक वो 3 वोल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा आप 80 रहोगे। 3 वोल्ट कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? टेकोमीटर से। क्लियर? सो दिस वाज मोटर। जनरेटर, हाँ, जनरेटर क्या होता है? गो अहेड, बताओ, अभी बाकी है पूरा का पूरा। But mechanical energy to electrical energy is called generator. एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है? AC जनरेटर यूज परमानेंट मैग्नेट, डीसी जनरेटर एक होता है सर। डीसी जनरेटर जो आपको डीसी करंट देगा वो डीसी जनरेटर, जो एसी देगा वो एसी जनरेटर। डिफॉल्ट जो हाँ सही है, सही है। डिफॉल्ट जनरेटर, मान लो कि हम ऐसे सिंपली आर्मेचर घुमा दिए, तो उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगा? डीसी देता है या एसी देता है? तब वो डीसी देगा सर। नहीं सर, वो ऐसी देता है, उसमें कम्यूटेटर लगा होता है तब डीसी आएगा। नॉर्मल मोटर रहता है, अगर उसे हम मूव करते हैं
तो एसी प्रोड्यूस होता है। अगर कम्यूटेटर लगा देते हैं तो एज कन्वर्ट कर देता है डीसी। राइट, तो कम्यूटेटर लगा दिए तो डीसी, स्लिप रिंग लगाए तो एसी, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी एसी। ठीक है, ओके। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। ठीक है, मस्त एक मैकेनिकल रॉड, आप इसको घुमाओ और यहाँ पे मैग्नेट लगा दो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और आर्मेचर, ठीक है, जो ये बीच में घूम रहा है, इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होते चले जाएंगे, तो वो आपको वोल्टेज और करंट आउटपुट देगा। डन। अब इसके बीच को घुमाने के लिए आपको जो चाहिए वो यूज करो। ग्राउंड पे यूज कर रहे हो, फ्यूल जलाओ। ठीक है, बीच में रोटेशन चलते रहिए। ग्राउंड पे यूज करना है, फ्यूल जलाइए। कार्बोरेटर, इंजन जो भी रहता है वो इसी को रोटेट करता है। इन एयर आपका इंजन घूमते रहता है, वो भी फ्यूल से घूमते रहता है। ठीक है, तो उससे हम लोग, हाँ, तो उससे हम लोग आउटपुट ले लेते हैं इंजन का साफ्ट। राइट, उसमें हम लोग सुने हैं एक चीज जिसको बोलते हैं एजीबी। क्या होता है ये एजीबी? एक्सिलरी गियर क्या है? बॉक्स सॉरी, ऑक्सिलरी गियर बॉक्स। वेरी ऑक्सिलरी गुड। गियर। क्या है? हाँ, क्या है ये आरपीएम को रिड्यूस करेगा सर। जो इंजन का आरपीएम से तुम जनरेटर घुमा नहीं सकते सर, दे हैव द फील्ड आउट। आरपीएम को रिड्यूस नहीं करेगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलना कई बार रिस्की रहता है, तभी मैं घुमा के बोलता हूँ। आरपीएम रिड्यूस नहीं सर करेगा। ये हाँ, सर बोलो ये बोलो। आरपीएम को ये कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखेगा सर। हाँ, इसका मतलब कांस्टेंट जो वोल्टेज से लेना देना नहीं है। मतलब जो कांस्टेंट आरपीएम स्पीड ये सर। जो बाहर देगा ना सर, वो कांस्टेंट स्पीड देगा। इंजन के एक्चुअल आरपीएम से कम स्पीड पे ये मूव करते रहता है। ठीक है, सपोज आपका क्या कहते हैं, इंजन मूव कर रहा है 18,000 आरपीएम पे, तो आपने यहाँ पे एक गियर लगाया। गियर लगाते लगाते आपने एक बॉक्स बनाया जहां पे आपको एक ड्राइव मिल रहा है विथ 6,000 आरपीएम। अब ये सस्टेनेबल आरपीएम है। आप अगर 18,000 आरपीएम में कोई कंपोनेंट लगाओगे तोड़ देगा, तो 6,000 आरपीएम 4,000 आरपीएम पे ले आए रिड्यूस करते करते। तो जो रिड्यूस करेगा रिडक्शन गियर बॉक्स आरजीबी। ठीक है, और आरजीबी के बाद लगा रहेगा एजीबी ऑक्सिलरी गियर बॉक्स। इसका पर्पस यही है कि आप इंजन के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बदले, सॉरी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंजन के प्राइमरी कंपोनेंट के बदले ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स का मॉनिटर करो। ऑक्सिलरी मतलब बाहर की चीजों को आप उसमें मॉनिटर करो। आप उसका आरपीएम मॉनिटर करो, आप उसका ईजीटी मॉनिटर करो, आप उसका ईपीआर मॉनिटर करो, आप N1 मॉनिटर करो, एनजी, N2, तो ये सब मॉनिटर करो। उसके लिए एजीबी, कि हम मेन इंजन से हटा के एक दूसरा एरिया दे रहे हैं जहां पे आपको इंजन के एक खास रेशियो में आरपीएम मिल रहा है। वो डिफरेंट रेशियो रहता है, वेरी टू एयरक्राफ्ट। तो यहां पे आप इंस्ट्रूमेंट्स के रीडिंग लो। मेन इंजन में लगाओगे तोड़ देगा। क्लियर? तो ये है एजीबी ना। आप सबने सुना होगा, और कौन सा, आईडीजी। आजकल आईडीजी बोलते हैं। आईडीजी क्या है? इन ड्राइव जनरेटर सर। इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर। इंटीग्रेटेड, उसी का शॉर्ट फॉर्म इन ड्राइव भी होता है। वेरी गुड। क्या है ये सब? बताओ बताओ, क्या ताकि है नहीं आईडी? इन सर काम बहुत किया। इसमें वो लगा रहता है सर, इसमें एक जनरेटर होता है और एक कांस्टेंट स्पीड ड्राइवर लगा रहता है सर। हाँ बताओ। और दो कंपोनेंट मिलके वो बनता है सर इसमें। इंटीग्रेटेड, जैसे ही कभी आप सुनते हो ना इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि दो तीन को मिला के कुछ नया बनाया, या कहीं से सीख के कुछ आगे बढ़ा, तो उसी को हमेशा बोला जाता है इंटीग्रेटेड। स्टार्टर जनरेटर सेम फंक्शन इन अ सिंगल कंपोनेंट। जब आपको इनिशियली इंजन मूव करवाना है, इसको स्टार्टर की तरह यूज करो। उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड ड्राइव मूव करता रहेगा, तो उसको जनरेटर की तरह यूज कर लो। क्लियर? चल नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेटर। हम्म
बताओ, कोई तो बताओ। नाम का ही एक्सप्लेन कर दो। हम लोग सब वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं हाँ हम। हाँ हाँ। सर आईडीजी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आईडीजी इज इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर, ठीक है, या फिर इन ड्राइव जनरेटर इसको बोलते हैं, जो अपने एयरक्राफ्ट में स्टार्टर और जनरेटर दो अलग अलग कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट थी एक टाइम पे, दोनों को एक सिंगल कंपोनेंट में डाल दिया गया। जब आपको सेम इंजन स्टार्ट करना है तो ये स्टार्टर की तरह काम करेगा, यानी मोटर की तरह काम करेगा। आफ्टर सम टाइम आप इसको डिसंगेज कर दो, स्टार्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके बाद यही सेम कंपोनेंट जनरेटर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो एक ही कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके ड्राइव मतलब मोटर भी बना दिया गया, और जी मतलब जनरेटर भी बना दिया। क्लियर? सर ओके सर जो हम्म A320 है सर, हम्म उसमें उसमें आईडीजी होता है सर। वो आप ही बताओ, एयर 320 वाले तो आप ही हो। हाँ हाँ, हमारे तो यहाँ तो उसमें स्टार्टर तो जनरेटर बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, तो उसमें तो सर न्यूमेटिकली स्टार्ट होता है ना। ठीक है, ठीक है, डन। तो आप हाँ, उसका स्टार्टिंग प्रॉपर्टी ऐसा भी होता है कि न्यूमेटिक से एपीयू स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एपीयू से इंजन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हाँ आप हाँ, लोग जो जीपी यूज करते हो, न्यूमेटिक यूज करते हो इलेक्ट्रिकल इन एयरबस? इलेक्ट्रिक यूज करते हैं नॉर्मली। फिर अगर एपीयू अगर यूएस है तो वो न्यूमेटिक यूज करते हैं। हाँ, डिपेंड्स। फंक्शन सेम रहेगा यस सर। आईडीजी, कि आप उसको इंटीग्रेटेडली मोटर और जनरेटर दोनों की तरह यूज कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। नहीं सर, वो स्टार्टर के लिए कहाँ यूज होएगा? दूसरे वो एयरक्राफ्ट में एयरबस इलेक्ट्रिकल। 320। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ दूसरे। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, इसका मुझे आइडिया नहीं एयरबस का। वो न्यूमेटिक स्टार्ट। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हो तब कौन सा कंपोनेंट पहले रोटेट होता है? इलेक्ट्रिकली नहीं करते सर। इलेक्ट्रिकली इंजन स्टार्ट नहीं करते उधर? नहीं सर। तो एपीयू। एपीयू से तो न्यूमेटिकली करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, होल्ड 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 होल्ड। होटल किलो सियरा, व्हाट इज योर व्यूज? सर सर कैसे इंजन स्टार्ट एयरबस करते हो? हाँ, एयरबस 320 में जो आपका इंजन स्टार्ट होता है ना सर, आपका न्यूमेटिकली हाँ, स्टार्ट होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट सर। ठीक फर्स्टली है। एपीयू को हम और ऑन करते हैं, उसके बाद से ही सारा प्रोसीजर है सर उसका। अच्छा, ठीक है, एपीयू से करते हो तो आईडीजी का वहां पे क्या फंक्शन है? आईडीजी सर जितना इंजीनियर्स पूछते हैं वो बताते हैं कि इन फ्लाइट इनका काम लेते हैं वहाँ पे, तभी हम्म, ठीक है, समझ गया इन समझ गया। फ्लाइट पावर तो सप्लाई करने के लिए लेते हैं सर वो। तो जो आपका ये सीएफएम और लीप इंजन है, ये इलेक्ट्रिकल स्टार्ट है ही नहीं, राइट? ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। हो सकता है सर, हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये मेजर में सर हमेशा हम लोग है ना ये एपीयू स्टार्ट करके ये ऑन करता है इंजन जब भी हम लोग करते हैं। समझ गया। ठीक इलेक्ट्रिकल है, चलो। इलेक्ट्रिकल स्टार्ट अब मैं आपको बताता हूँ, डन डन। अब मैं डिस्टिंग्विश करके आपको क्लियर करता हूँ, बिकॉज यू आर डूइंग अ प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेटिक स्टार्ट यूजुअली, तो आपको वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे दिखता है। नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टर जनरेटर बनाया इसीलिए गया था कि इनिशियली आपको मोटर और स्टार्टिंग टॉर्क मिले, उसके बाद सेम आइटम एज ए जनरेटर की तरह काम करेगा। सो एयरक्राफ्ट के सीएफएम और वो बहुत ज्यादा बड़े इंजन हो जाते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करने में बैटरी सबसे पहले तो हॉट मार देगा, ठीक है, बैटरी बैटरी हंग मार देगा, वो सबसे पहले गायब हो जाएगा। जीपीयू भी 28 वोल्ट सफिशियंट नहीं है, वहां भी जो आपका स्टार्टर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इन अदर एयरक्राफ्ट, बिजनेस जेट्स एंड ऑल, वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं और काफी यू कैन से पावरफुल। सीएफएम जितने पावरफुल तो नहीं होते हैं, सीएफएम या लीप जितने, बट नियर टू दैट पावर दे आर देयर। तो वहां पे क्या करते हैं, स्टार्टर जनरेटर ही जो होता है, वहां पे मैक्सिमम हमारा जो रहता है इंजन स्टार्ट करने का रेशियो 30 40, 30 40 60, यानी 2 बार अगर हमने इंजन क्रैंक कर दिया तो हम उसको रेस्ट देंगे,
नहीं तो वो जो हीट है हमारा आईटीटी शूट कर जाएगा तुरंत। तो 3 बार से ज्यादा हम इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। 1 घंटे का टाइम गैप चाहिए। अब वो बड़े बड़े आपके इंजन हैं, जब आप उसको इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करोगे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी के लिए हो सकता है आपको कॉशनरी न्यूमेटिक इंजन स्टार्ट यूजुअल दिखता हो, बार बार होता होगा, ठीक है। इसके अलावा दोनों प्रॉपर्टी एक और भी है कि आप बेसिकली जीपीयू से एपीयू स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि एपीयू एक छोटा इंजन है, तो उसमें भी आईडीजी लगा होगा, उसमें भी स्टार्टर जनरेटर लगा होगा, ठीक है। तो एपीयू स्टार्ट उसमें कर अलग लो। अलग लगे। हाँ, तो एपीयू स्टार्ट कर लो, छोटे इंजन हैं। फिर एपीयू जो आपको पावर देगा वो इतना पावर हो जाएगा कि वो आपके मेन इंजन को ड्राइव कर सके। सिमिलरली इन अदर बिजनेस जेट्स ऑल्सो एपीयू स्टार्ट कर लेते हैं, देन इंजन 1 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर? सर लीप और सीएफएम इलेक्ट्रिकल स्टार्टर है। सब में रहेगा, मुझे इतना हाँ। तो कंफर्म हो कि रहता ही रहता है। प्रैक्टिस लोग न्यूमेटिक करते होंगे बिकॉज ऑफ सेफ जाना चाहते हैं, बट है पॉसिबिलिटी है। मैंने अभी बोला ना कि हमारे दूसरे जो बिजनेस जेट्स के एयरक्राफ्ट है, ये भी हालांकि बहुत प्रीमियम और सस्टेनेबल है। इनको भी हम 3 बार से ज्यादा क्रैंक नहीं करते हैं, फूंक जाएगा इंजन, तुरंत आईटीटी ओवरशूट कर जाएगा, हीट नहीं झेल पाएगा ना उतना। जो हमारा बैटरी होता है, स्टार्टर मोटर इतना हीट, सीरीज मोटर जो होता है ना, अगेन मैं एक और बताना भूल गया, सीरीज मोटर करंट ड्रॉ करता है हैवी, तो हैवी जितना करंट ज्यादा ड्रॉप करंट करता ड्रॉ करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना? क्लियर? इसके अलावा भी अगर कुछ आपके प्रैक्टिसेस होंगे देन उतना मुझे नहीं पता क्लियरली, तो आप अपने एयरक्राफ्ट को बेटर जानते हो, आप अपने हिसाब से आंसर करना, ठीक है। जैसे हाँ, इवन इन ऑल एविएशन बेसिकली जो अपना एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, जीपीयू से इंजन ऑन करने के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप इंजन ऑन करो हमेशा विथ ग्राउंड पावर, राइट, या फिर थ्रू एपीयू। एपीयू ऑन करने के लिए भी ग्राउंड पावर का यूज किया जाता है, दैट इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस। बट अपने एयरक्राफ्ट का बैटरी इतना सस्टेनेबल है कि 3 से 4 बार इंजन स्टार्ट कर देगा बिना कुछ एक्स्ट्रा लोड लिए हुए, 3 से 4 बार, ठीक है, एयरक्राफ्ट का बैटरी। बट अगर कोई आपसे पूछे कि बैटरी का यूज एयरक्राफ्ट में क्या है, तो आप ये मत बोल देना इंजन स्टार्ट करने के लिए, ये गलत बैकअप पावर। प्रैक्टिस है। हाँ, पावर बैकअप्स के लिए इंजन स्टार्ट कर सकता है, करते नहीं है। मुझे तो लगता है लीप थोड़ा ज्यादा बड़ा इंजन हो जाता है, आई डोंट थिंक कि बैटरी से डायरेक्ट उसको खींच पाएगा। बट इन अदर ऑल द इंजन्स बैटरी इज आल्सो कैपेबल टू टर्न द इंजन ऑन, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही चिपके रहेंगे, बाद में हम लोग रेडियो थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय आरएलसी सर्किट? वोल्टेज रेगुलेटर पर सर आप। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेटर मिस कर गया, हाँ। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेटर? हम लोग घर में भी रेगुलर, अच्छा, हाँ सर, वो आ, शि- पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं ना अपना पंखा के लिए। हाँ हाँ तो सर और कांस्टेंट आउटपुट के लिए ना वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं क्राफ्ट में, जो हमारा मोटर या जनरेटर से जो भी ले रहे हैं ना, कांस्टेंट हम्म, आउटपुट मेंटेन करने के लिए दे हैव यूज्ड द हम्म। वोल्टेज रेगुलेटर। एक दो एग्जांपल जैसे आपने, एग्जांपल में ले सकते कार्बन पाइल रेगुलेटर आपने कभी सुना होगा, ठीक है, जेनर डायोड का यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर में। तो कार्बन पाइल वाज एंशिएंट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें कार्बन के पाइल, पाइल मतलब चौंक देगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कार्बन शूज ऐसे ऐसे रखे होते थे, ठीक है। बाकी अंदर का मैकेनिज्म अभी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कार्बन पाइल्स के यूज करते थे ताकि एक कांस्टेंट आउटपुट मिले। उसके बाद जेनर डायोड का यूज करते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में अभी के टाइम पे, ठीक हैं। है, जेनर जनरेटर तो डायोड या दोनों डायरेक्शन में देता करंट ना सर। ब्रेक नहीं, दोनों डायरेक्शन में देता नहीं है, शेव करता है, जेनर ब्रेक सेव डाउन। करता है।
अगर अपोजिट में उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, पास ही नहीं होने देगा। जब वोल्टेज रेगुलेटर आ गया तो इसी के रिलेटेड टॉपिक है। अदर शैल आल्सो पार्टिसिपेट, अल्फा ब्रावो चार्ली, शेरा चार्ली माइक, आप लोग भी आंसर बोलो। सर्किट ब्रेकर एंड लिमिटर्स क्या होता है? ये दोनों वोल्टेज रेगुलेटर पे जाए तो या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट लिमिटर एंड सर्किट ब्रेकर्स? सर्किट ब्रेकर एक बार पॉप आउट हो जाते हैं तो वापस उनको यूज कर सकते हैं। करंट लिमिटर्स को वापस यूज नहीं कर सकते। और ये करंट लिमिटर है, ये सर जो मैक्सिमम करंट होता है उसको 2-3 सेकंड तक वो सस्टेन करते हैं, उसके बाद ब्रेक हो 2-3 जाते हैं सर। सेकंड के बदले कुछ एक करंट बता दो, ठीक है? अप टू सर्टेन लेवल इट कैन सस्टेन, सेकंड के बदले एम्परेज में, ठीक है? ओके सर। कुछ एक जैसे मान लो कि अगर आपका सर्किट 3 एम्पियर का है तो करंट लिमिटर 5 से 6 एम्पियर तक वोल्टेज सस्टेन करेगा, यानी अगर ओवर वोल्टेज 5 से 6 एम्पियर तक भी है तो होल्ड कर लेगा, टेम्पररी करंट को होल्ड कर लेगा, बट सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? बट सीबी क्या होता है? वोल्टेज अप डाउन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुई, तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा, पॉप आउट। तो सीबी ये सब भी कनेक्टर्स होते हैं, दो, एक ये कनेक्टर, एक ये कनेक्टर, बीच में हमने एक और कनेक्टर डाल दिया, राइट? पॉप आउट हो गया तो यहाँ पे खाली हो गया, खाली हो गया मतलब वोल्टेज ही नहीं जाएगा। क्लियर? चलो देन ट्रांसफॉर्मर्स, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर्स और इसके टाइप क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन सर। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्या होते हैं ट्रांसफार्मर, बताओ कुछ। ट्रांसफार्मर सर वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन करने के लिए मे बी पावर स्टेप अप स्टेप मे भी लगा दिया, मे भी नहीं लगाना एग्जाम में, ठीक है? डायरेक्ट आंसर भी कई बार बोलने से बचना होता है, अपने लिमिट में ही रह के, और मे भी लगाओगे फिर वहां पे डाउट रहेगा, मे बी, शायद, परहैप्स, ये सब डाउटफुल रहेगा। चलो एक बार फिर से ट्राई करो, बताओ। यू आर राइट, ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे यूजेस द मे भी बोला था या मे भी बोला था? ऑल्सो और मे बी, व्हाट वाज योर स्टेटमेंट देयर? मे बी था सर, कंफ्यूजन है। अच्छा आल्सो नहीं था। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। So it is an electronic device, works on mutual induction. Electronic device or electrical device? इलेक्ट्रिकल डिवाइस सर। Electrical device work on mutual induction and which transforms the voltage. वोल्टेज ठीक है, हाँ, लो एंड हाई। transforms the voltage either up or down, low and high नहीं, up or down, ठीक है? either voltage can be up, either voltage can be down, like this. Voltage up and down using primary and secondary winding differences. सेकेंडरी वाइंडिंग डिफरेंसेस, ठीक है। तो चलो, क्या होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है? तो अगर हमने 3 वोल्ट दिया है तो स्टेप अप क्या करेगा? बढ़ा देगा सर, बढ़ा के 5 वोल्ट कर देगा या 6 वोल्ट, जो भी रहेगा डिजायरस। और स्टेप डाउन क्या करेगा? 3 वोल्ट को घटा के 1 या 2 वोल्ट कर देगा, राइट? अब बताओ, स्टेप अप में मैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बना रहा हूं। हाँ, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया ब्लू कलर से, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? जितना स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा कॉइल की है, पिकअप हमने कम किया। ये वाइंडिंग, ठीक है, जितना ज्यादा वाइंडिंग दोगे उतना ज्यादा वोल्टेज पिक करेगा। तो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग कम रखा तो कम पिक करेगा। तो 5 वोल्ट आ रहा था, पिक 3 ही वोल्ट किया, स्टेप डाउन, ठीक है? प्राइमरी वोल्टेज की वाइंडिंग कम है, सेकेंडरी वोल्टेज के लिए वाइंडिंग ज्यादा है, तो ये हो गया स्टेप अप। क्लियर? चलो
What are the losses in transformers? Have you heard? Iron loss, copper loss, heat कोर लॉस loss. है क्या सर, होता कोर है? लॉस। क्या है? आपका बताओ कोर चार लॉस है। टाइप के। कोर लॉस और बताओ बताओ क्या है लॉसेस? एनीवन? आयरन लॉस। कोर लॉस तो होता है कि द वोल्टेज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग नहीं होता इंडक्शन कोर ना एनर्जी। सर, हाँ, लैमिनेटेड कोर में एलिमेंट में ऐसा कुछ पड़े हुए हैं। सेम लेमिनेटेड कोर या आप टोटल बोलो, उसका डिफॉल्ट आप उसको 5 वोल्ट दोगे तो 0.5 वोल्ट तो वो खा जाएगा बाय डिफॉल्ट, कंज्यूम बिकॉज ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड ऑल। ये कोर लॉस। नेक्स्ट, कॉइल का आयरन लॉस, लॉस होगा। कॉपर लॉस, कॉइल का लॉस होगा, ठीक है। हीट का भी लॉस होगा। हीट जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा एनर्जी उधर ही कंज्यूम होता रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एडी करंट स्विच? भी होता है क्या सर? एडी करंट, एडी करंट तो आपका वेरी गुड। चलो एडी करंट किसी ने बोला, क्या है एडी करंट? ये भी मिस कर रहा होगा, क्या है एडी करंट? और एडी करंट से जनरेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी बताओ। वेरी गुड। अनवांटेड करंट, ठीक है। एक्सेसिव मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होने लगता है तो कुछ अनवांटेड करंट सैचुरेट होके किसी न किसी मटेरियल पे एक्यूमुलेट होने लगता है। अनवांटेड करंट इज एडी करंट। तो एडी करंट मोटर या जनरेटर के स्पीड को सीज कर देगा, रोक देगा। जनरेटर अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, अचानक उसको दिखा कि आर्मेचर पे तो पहले से वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज पिक ही नहीं करेगा क्योंकि सब कुछ इंडक्शन पे काम कर रहा है। तो आप पहले से उसको इक्वल चार्ज जितना वो कलेक्ट करे, जितना समझ लो आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आप पैसे कमाओगे ना। आपके पास पैसे हैं तो जॉब थोड़ी करोगे। सेम आर्मेचर पे पहले से करंट जमा हो गया आके, तो उसको दिखेगा कि भैया इसका तो पेट फुल है, अब इसको नहीं खिलाएंगे, तो जनरेटर आउटपुट ही बंद कर देगा। सेम मोटर जब वो रोटेट करेगा तो एडी करंट क्या करेगा, उसके आर्मेचर पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जनरेटर का मोटर का रोटेशन सीज हो जाएगा, रुक जाएगा, उसको लगेगा कि अब घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडी करंट। सेम इधर जो इंडक्शन है उसको आयरन लॉस बोलते हैं, एडी करंट वाले लॉस को इन ट्रांसफार्मर। उसको यहाँ पे जमा हो जाएगा ज्यादा तो उसको लगेगा कि अब इसको वोल्टेज की जरूरत ही नहीं, तो ट्रांसफॉर्मेशन सीज कर देगा, रोक देगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ, स्विच, रिले, क्या है ये सब? ट्रांजिस्टर, स्विच, रिले एंड ट्रांजिस्टर्स क्या है? कितने टाइप के स्विच होते हैं, क्या होते हैं? रिले कितने टाइप के होते हैं? ट्रांजिस्टर्स क्या है? स्विच के भी टाइप बताएगा, सिंगल पोल, डबल थ्रू, सिंगल पोल, डबल थ्रू, सिंगल पोल, सिंगल थ्रू, डबल पोल, सिंगल थ्रू, ये सब चाहिए। पता है? कुछ कुछ याद आया? ये जो पहले पढ़े थे आप लोगों ने? या तो टॉगल स्विच याद आ रहा है। टॉगल स्विच याद आ रहा है क्योंकि जहाज में यही दिखता है ज्यादा। चलो ठीक है, टॉगल स्विच ही क्या है? और टॉगल स्विच है तो टॉगल स्विच क्या है? सिंगल पोल सिंगल थ्रू या सिंगल पोल डबल थ्रू? यहां से बताना, बहुत बेसिक है। चलो क्या है स्विच? स्विच पहले है क्या, अगर कोई पूछे डिफिनीशन के पॉइंट में तो क्या बता पाओगे स्विच के बारे में? बहुत कॉमन टॉपिक है। स्विच जो सर्किट को कंट्रोल करे सर। सर्किट को बोलो, ओपन बोलो। या क्लोज करने के लिए यूज, सर्किट को सर ओपन और क्लोज करने के लिए सर्किट नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, करंट के फ्लो को, ठीक है। हाँ, सर्किट में उसका प्लेस होता है, जगह होता है, तो सर्किट बोलो या लूप बोलो या फिर यू कैन से, चलो सर्किट ही बोलो, ठीक है। तो सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्विच। आपको करंट, सर्किट में करंट चाहिए, मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो स्विच ऑन कर दो, नहीं चाहिए स्विच ऑफ कर दो। बल्ब चाहिए स्विच ऑन, नहीं चाहिए स्विच ऑफ। अब आता है
टॉगल स्विच के पॉइंट से। अब मैंने बोला टॉगल स्विच जो है ये एसपीएसटी होता है या एसपीडीटी होता है या दोनों हो सकता है। पहले एमसीक्यू हो जाए फिर आगे आएंगे ये सब होता क्या है, बताओ। कोई तो दोनों हो मारो सकता तुक्का। है। दोनों हो सकता है, वेरी गुड। आपने एयरक्राफ्ट में देखे होंगे टॉगल स्विच। कुछ तो होते हैं जैसे लैंप वाले, वो रहेंगे ऑफ ऑन, ठीक है। तो टॉगल स्विच अपना सिंपल बेसिक सा स्विच है कि इसको ऊपर उठा दो। अब टॉगल स्विच का फोटो रहेगा, मैं दिखाता हूँ आपके एयरक्राफ्ट में टॉगल स्विच। हाँ, कुछ सीबी स्विच भी होते हैं, जो स्विचेज होते हैं उसमें सीबी इनबिल्ट रहता है, वैसे वाले को क्या बोलते हैं? पुश ये बटन। देखो पुश बटन जो होते हैं वैसे ही। चलो ये सब स्विच जो दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे, ये सारे टॉगल स्विच है, राइट। और ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बटन, ये वाला होता है कौन सा स्विच? उस स्विच को बोलते हैं क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, वो तो मैं नाम अभी एग्जैक्ट भूल रहा हूँ। पुश बटन वाले स्विच को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? हेल्प मी टू आंसर दैट। चलो मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। वो स्विच ऐसा रहता है ना कि पुश करोगे वो इन हो जाएगा, वोल्टेज अप डाउन होगा तो ऑटोमेटिक पॉप आउट हो जाता है। उसमें सर्किट में सीबी और स्विच दोनों इनबिल्ट होते हैं, लाइक दीज। ये सारे पुश बटन जो है ना, ये वैसे स्विचेज हैं जो कि अलर्ट भी जनरेट करते हैं। प्लस ये सारे स्विचेज जो है टॉगल स्विच हैं, ठीक है, कि कट कट वाले, अप डाउन करने वाले। अब आता है स्विचिंग थ्योरी में एसपी, एसटी, एसपीडीटी, ये सब क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं पोल, और फिर उसको बोलते हैं थ्रू, ठीक है। पोल मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये थ्रू, थ्रू मतलब कितने आउटपुट देगा। अब एक सिंगल टॉगल स्विच, अब देखो एक सिंगल टॉगल स्विच आइदर ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है या फिर आर्म हो सकता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल पोल। एक ही स्विच है, पोल मतलब एक हमारा ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, और डबल थ्रो, दो टाइप का थ्रो देगा। कौन कौन सा? ऑफ और आर्म, ठीक है, डबल थ्रो। फिर आएगा सिंगल पोल सिंगल थ्रो, उसका मतलब क्या रहेगा? एक स्विच है, आइदर ऑन होगा या ऑफ होगा, तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो। क्लियर? इसमें ये मत कोई सोचना कि सर ये तो तीन थ्रो दिया आपने, डबल बोला, नहीं। एक तो उसका रेस्टिंग पोजीशन है, कहीं तो वो रेस्ट करेगा, ऑफ पे तो रेस्ट करेगा, ठीक है। क्लियर ना? सर वो आर्म पोजीशन टॉगल स्विच तो डबल पोल डबल थ्रो भी हो सकता है। डबल पोल डबल थ्रू टॉगल स्विच किसमें देखा? हो सकता है सर। देखा हो तो बताओ। उसमें दो, दोनों मिलके प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, आर्म जो आप बोल रहे हो, आर्म रेडीनेस, या फिर फॉर एन एग्जांपल आर्म इज ए रेडीनेस कि सर्किट को हमने स्टैंड बाय पे रखा है बट एक्टिव है। अब सिंगल पोल डबल थ्रू का कि एग्जांपल एक चीज दिखाता है। हूँ। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक एग्जांपल इधर ही स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, कुछ तो लाइट वाले में रहेगा ही। लाइट में होता है सर वो डिम ब्राइट ऑफ। हाँ वेरी गुड, डिम ब्राइट ऑफ, वो भी सिंगल पोल डबल थ्रू का एग्जांपल है। आर्म जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसा कुछ रहता है। बाकी अगर आप एक स्विच से दो फंक्शन ले रहे हो तो सिंगल पोल डबल थ्रू, एक स्विच से एक ही फंक्शन ले रहे हो सिंगल पोल सिंगल थ्रू। तो फोटो मैंने इतने सारे खींचे थे पढ़ाने के लिए, मेन टाइम पे दिखता नहीं है। अच्छा इधर देखो, AHS सोर्स यहाँ पे दिख रहा है, AHS सोर्स, आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल होराइजन सोर्स, PFD1 PFD2 नॉर्म, यानी एक स्विच तीन पोजीशन के लिए यूज हो रहा है। तो इस तीन पोजीशन में नॉर्म जो है इसका रेस्टिंग पोजीशन है, अप और डाउन। तो ये है सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच। क्लियर?
और ये सारे स्विच जो हैं लाइट वाले देखो ऑन ऑफ सिंगल, क्लियर। ये स्लीव का स्विच देखो नेगेटिव पॉजिटिव, जब आप बीच में रेस्ट कर रहा है तो ये भी है सिंगल पोल डबल थ्रो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। हाँ, अब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक धीरे धीरे रेडियो पे पहुंच जाएगा। कनेक्टर्स और रिलेज मेन बताना भूल गया। रिले और ट्रांजिस्टर ये क्या होता है? ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, प्रोग्राम्ड टू सर्टेन, यू कैन से सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कोई एक ट्रांजिस्टर का एग्जांपल बताओ मुझे। या फिर ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन बताओ। एनीवन? एग्जाम्पल से सर बीजेटी वगैरह। एक बहुत फेमस ट्रांजिस्टर है सिलिकॉन, क्या है ट्रांजिस्टर? हाँ, क्या है? SCR SCR क्या है वो? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, वो भी एक तरह का स्विचिंग डिवाइस है। चलो, जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ स्विचिंग डिवाइस, बट दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें क्या होता है, ये रहे आपके पॉजिटिव नेगेटिव बीच वाला बेस इसमें। और बताओ, चलो आप लोगों का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट होगा, मैं भी थोड़ा कमजोर ही हूँ, इसलिए इसमें अब बताओ इसमें कौन सा बेस है और क्या कहलाता है दूसरा दूसरा? बताओ, कोई तो बताओ स्क्रीन पे, किसको बेस बोलते हैं, किसको इमीटर बोलते हैं, किसको कलेक्टर बोलते हैं, क्या रहता है, क्या होता है ये सब? Transistor is another type of electronic switching device in which something is emitter, something is collector, and something is base. ठीक है? So based on the desirous property, we can collect the voltage from emitter की collector. Voltage किससे connect होता है? Either from base और collector. emitter पे हम उसको input देंगे, तो जो हमारा इनपुट सोर्स है दैट इज इमीटर, आउटपुट सोर्स इज कलेक्टर और बेस। तो बेस्ड ऑन आवर desirous इक्विपमेंट इट गिव्स अ स्विचिंग हिंट टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इसी में आते हैं अपने लॉजिक गेट्स। तो जैसा आपका लॉजिक गेट्स बना रहेगा उसी के हिसाब से हमारा ट्रांजिस्टर रेस्पॉन्स करेगा। क्लियर? लॉजिक गेट्स में हमने पढ़ा था एंड, और, नैंड, नॉर, ये सब हमने पढ़ा था ना। और भी होता है आगे आगे, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। तो ये सारे गेट्स जिस तरह से हम उसका गेट बना के रखेंगे पहले, सेम हमारा ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर? और एक होता है सिलिकॉन, क्या था वो? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, जो कि स्विचिंग और वोल्टेज रेक्टिफिकेशन दोनों में हेल्प करता है। क्लियर? और ट्रांजिस्टर्स का यूज आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में भी करते हैं। देन व्हाट इज रिले? बताओ एनीवन? आप सबके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग तगड़ा करके रखो, वहीं पे पकड़ लेगा, ठीक है। रिले क्या होता है? चलो, रिले इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्विच ओनली, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड अ काइंड ऑफ स्विच ओनली which is also perform based on गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन क्या है या फिर इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या है? सपोज हमने एक स्विच बनाया, ठीक है, अब हमने उसमें ऐसा व्यवस्था किया कि अगर हमारा हीट यहां पे ज्यादा हो तो तुम स्विच को ऑफ कर देना। ये हो गया एक रिले। इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? हीट वाले रिले को क्या बोलते हैं? थर्मल रिले, या फिर याद आ रहा है किसी को कुछ कुछ?
तो इसको बोलते हैं थर्मल रिले, ठीक है। फिर हमने एक ऐसा स्विच बनाया जिसमें हमने ऐसा व्यवस्था लगाया कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज ज्यादा होने लगे तब तुम सर्किट को ऑफ कर देना, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, बोलो कोई कोई। ईएम रिले सेम, ठीक है। ईएम रिले, तो थर्मल रिले और ईएम रिले ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं इन एविएशन। सो रिले इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्विच बट इट ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन। क्लियर? नाउ कनेक्टर्स और प्लग, क्या डिफरेंस है कनेक्टर और प्लग में, या क्या सिमिलरिटी है, क्या होता है ये सॉकेट आप सबने सुने होंगे, क्या होते हैं ये सब। डू पार्टिसिपेट गाइस, डोंट लेट इट बी बोरिंग, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा भी नहीं, ये सब ऊपर ऊपर से फिर झाड़ के निकल जाऊंगा, ठीक है। So do participate, try to give something from your side, then only I'll get some of the energy, ठीक है। नहीं तो ये कॉलेज का सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है मेरी, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एंड आफ्टर 2 years मैं किसी सेशन पे एक एक टॉपिक को इतना ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोगों ने पुराने रिकॉर्डिंग्स देखे होंगे, ऊपर ऊपर से ही निकल जाता हूँ, बिकॉज ये सब टॉपिक आपको पढ़े होने चाहिए। आप कॉलेज पास हो, आप मॉड्यूल पास किए हो, ये आपको पता होना चाहिए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक्स। चलो, क्या होता है रिले, प्लग, सॉकेट, कोई बताएगा? कुछ तो सुना होगा आप सबने। कुछ तो सुना ही होगा, आपके एयरक्राफ्ट में कनेक्टर होते हैं, क्या होते हैं कनेक्टर? सर कनेक्टर तो किसी सिस्टम से सर वो उसका आउटपुट लेने के लिए केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉकेट एंड प्लग, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ट्रांसमिशन, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का पार्ट है, राइट। कनेक्टर्स का जनरेशन, रेगुलेशन, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज अ सोर्स, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ electricity transmission, right? So it can be circular, it can be based on the shape and sizes, it can have locking mechanism. Some of the connector is known as Molex connector, plastic वाले होते हैं, ठीक है, made up of pins and sockets, ठीक है, different different design के, different different type के, circular and lock, इस टाइप के बहुत सारे कनेक्टर्स आपने देखे होंगे, राइट। So it is a component in electricity transmission. Clear? सेल्फ लॉकिंग भी होता है सर। सेल्फ लॉकिंग भी, सारे तो लगभग नहीं, सारे नहीं, एक दो आते हैं एक्सटर्नल लॉकिंग वाले, ठीक है। सेल्फ लॉकिंग होते हैं, वेरी गुड, कि दो कनेक्टर में कुछ ना कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म बना रहेगा, ठीक है। जैसे ये इन होगा ये अपने आप लॉक हो जाएगा इधर, ठीक है। इसके पिन और सॉकेट मेट करेंगे एंड देन इट विल बी लॉक्ड। कुछ कुछ कनेक्टर्स में ऊपर शेल बना दिए जाते हैं इस टाइप से, और जब ये मेट कर लेंगे देन इसको एक्सटर्नली नहीं मींस इट्स अ पार्ट ऑफ कनेक्टर ओनली, बट मेन कनेक्टर के अलावा एक केसिंग लगा दिया जाता है इसमें। ये भी एक पार्ट होते हैं कनेक्टर्स के। कुछ लोग रोटरी लॉक होते हैं कि उसी पे थ्रेड बना दिया जाएगा, उसको रोटेट करके आप लॉक कर दो, राइट। और कुछ कनेक्टर्स के नर्ल्ड मतलब कनेक्टर्स को रोटेट करते रहो और वो लॉक हो जाएंगे। क्लियर? उसको रोटेट करने के लिए आपको फिंगर का यूज, हाथ से इजीली घुमा सकते हो। सो दीज आर द सॉकेट्स, प्लग्स एंड कनेक्टर्स टाइप्स। यूज कहाँ है? ट्रांसमिशन में। चलो, ट्रांसमिशन जब आए, हाँ गो हेड। ये सेम ही होते हैं सर प्लग और कनेक्टर? नहीं, कनेक्टर्स हो गए आपके दोनों कॉम्बिनेशन वाले पूरे, ठीक है। प्लग और सॉकेट कनेक्टर्स के पार्ट हैं, एक साइड रहेगा प्लग, एक साइड रहेगा सॉकेट,
जो फीमेल रहेगा उसको बोलते हैं सॉकेट, जो मेल रहेगा उसको बोलते हैं प्लग। क्लियर? तभी बोलते हैं प्लग इन, यानी ये यहाँ पे जाके मेट करेगा, राइट? तो प्लग इन हो जाएगा। क्लियर? प्लग आउट, बाहर निकाल लो। डन? यस सर। हाँ, जब दोनों मिलके एक सर्किट में इंस्टॉल हो जाएंगे, देन दैट विल बी नोन एज कनेक्टर। ठीक है, चलो कनेक्टर्स और ट्रांसमिशंस के साथ आया तो केबल लूमिंग। व्हाट इज द केबल लूमिंग? बताओ कोई। केबल लूमिंग का बंडल मतलब क्या होता है? ये बंडल ऑफ केबल बंडलिंग ऑफ केबल केबल इज नोन एज, हाँ दैट इज नोन एज केबल केबल। लूमिंग। कुछ टाइप होते हैं इसके, कंड्यूट और ये सब, क्या कभी सुना है? हाँ क्या सर, है ये सब, क्या है? टाइप है सर कि ये आपका केबल लूमिंग का कैसा रहता है? टाइरोप, जैसे टाइरोपिंग करते हैं ना सर, ये भी एक तरह का लूमिंग ही है। एक नॉट्स होता है, नॉट्स डालते हैं, एवियोनिक्स नॉट या वैक्स एविएशन कॉर्ड, नॉट बोला जाता है। यस वैक्स कॉर्ड ना? यस। हाँ, क्या रहता है बताओ फिर। सो रूटिंग लूमिंग ऑफ इसलिए ऑयल, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। मेनली है ना Very good. प्रोटेक्शन ऑफ केबल, केबल को प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ केबल दे हैव द डैमेज द इंसुलेशन, सो और दे दे आर मेट गेट यूजिंग द, डैमेज। हाँ, बिकॉज 3 डिग्री डिफ्लेक्शन समथिंग ऐसा है, दे आर यूजिंग केबल लूमिंग। द केबल लो। केबल लूमिंग में कंड्यूट यूज करते हैं, एंड दे हैव द सेकंड इज टाई रोपिंग, थर्ड विल बी आपका एक सिलिक मेटल भी है। वैक्स कोड करते हैं, हाँ, वैक्स कोड जो एविनिक्स एविएशन नॉट्स। एविएशन नॉट्स, ठीक है। अभी तो वेरी इतना गुड। ही याद है। यही सब है, इससे ज्यादा होता भी नहीं, इससे ज्यादा याद भी नहीं किसी, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, आप जो अपना केबल जो रूट होता है थ्रू यानी सर्किट, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, या तो जगह जगह पे इसको होल्डर या क्लैंप लगा के, क्लैंपिंग भी बोलते हैं, हाँ क्लैंप लगा लगा के इसको होल्ड कर देते हैं। दूसरा, इसको आपस में बर्डन करने के लिए टायरॉप का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप वैक्स कॉर्ड या फिर एविएशन नॉट्स बोलते हैं, उसके थ्रू इसको टाई कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा स्लीव, ठीक है, इसको स्लीविंग भी करते हैं कई बार कि ऊपर से एक स्लीव डाल दो पूरा, या फिर कई बार ये प्री फिटेड स्लीव के साथ आता है कि अंदर डिफरेंट डिफरेंट केबल रहेंगे और वो पूरा का पूरा ऐसे कवर्ड आएगा। कई बार ये मेटल सीथ, ठीक है, मेटल सीथ सुना है आप सबने, जिसमें ग्राउंडिंग की जरूरत होगी। आप कुछ ऐसे भी देखते होगे कि अंदर मेन केबल है, बाहर से उस पे मेटल का वो बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ग्राउंडिंग भी करेगा लाइक दिस। तो और उसके बाद हमने बोला कंड्यूट। कंड्यूट क्या होता है कि ये आपका केबल ड्रॉ किया गया है, इसको ऊपर ऊपर ढक दो पूरा, ठीक है। जैसे आपने घर में देखा होगा कई बार, जब घर बनते टाइम हम लोग केबल रूटिंग नहीं कर पाते हैं, तो बाहर से प्लास्टिक के वो लगा के बिट्स और उसमें केबल डाल के फिर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है। ये वाला देखा है आपने, उसको बोलते हैं कंड्यूट। क्लियर? और फिर उसमें चाहिए तो जगह जगह पे इंस्पेक्शन के लिए प्लेस दे दो, होल्स दे दो। क्लियर? नाउ HIRF प्रोटेक्शन, केजिंग, फेराडे केज। क्या होता है फेराडे केज, या HIRF से कैसे प्रोटेक्शन दोगे किसी सर्किट को? बताओ बताओ। शील्डिंग कर देंगे सर, बोले। शील्डिंग कर देंगे, वेरी गुड। यानी किसी कंपोनेंट को आप एक कंडक्टर के शील्ड में ढक दोगे। तो जो मेटल शीट होता है ना, जो ग्राउंडिंग करते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ शील्डिंग ही है, राइट? कि बाहर से जो वोल्टेज एक्स्ट्रा कहीं से आया वो कहीं जाके ग्राउंड हो जाए, तो आपका HF प्रोटेक्शन हो गया। तो जैसे ही RMI आपका HIR, हाँ, रेडियो मैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी गुड। बेसिकली जो RMI कार्बन अपना जो चार्ज पिक होता है, सबसे बड़ी थ्योरी उसमें लगती है इंडक्शन। पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में कौन आ जाए, कौन चार्ज पकड़ ले तुरंत में, तो इससे हमेशा बचना है। इंडक्शन एक डेंजरस चीज है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डेंजरस चीज है, क्योंकि
मैक्सिमम टाइम ये एक दूसरे कंपोनेंट्स को काम करने से रोकता रहता है। वोल्टेज पकड़ लिया इधर से उधर, बस फंस गया, कोई ना कोई कंपोनेंट माल फंक्शन कर देगा। एलआरयू वगैरह माल फंक्शन कर देते हैं। अभी मान लो कि आपका ओपन एयर है, ठीक है, हवा है, तो नॉर्मल एलआरयू काम कर रहा है, तो सपोज उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं और हमने उनके कूलिंग के लिए कूलिंग फैंस लगाए हुए हैं एवेनिक्स में। क्या हो गया, कोई एक फैन खराब हो गया या फिर इन्वायरमेंट काफी ज्यादा गर्म हो गया, तो इसके बीच में क्या होगा, अचानक से चार्ज डेवलप होने लगेगा हीट के कारण, क्योंकि कूलिंग इनफ नहीं है। अचानक से ये एलआरयू फेल, क्यों फेल हुआ किसी को पता नहीं। तो एलआरयू फेल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉमन इशू है, फटक से गायब हो जाएगा, माल फंक्शन, ठीक है। तभी जब मैंने इमरजेंसी केस पढ़ा रहा था उस टाइम पे बता रहा था कि किसी ने तो पूछा था कि अचानक से ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये वाला सिग्नल चला गया, वो वाला सिग्नल चला गया। एलआरयू माल फंक्शन इतना इमीडिएट है कि पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। और जो इसके कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एलआरयूज के खास करके जो कनेक्टर्स होते हैं, कई बार आपने सुना होगा एवेनिक्स में कि एलआरयू ओपन करो, उस पर कॉन्टेक्ट क्लीनर मारो, वापस रीरैक कर दो, काम करने लग जाता है, राइट। क्या होगा, यस सर। जहाज जहाज शेक होगा ना, शेक होता है, तो शेक होने के कारण उसमें स्पार्क होगा तो तुरंत में उसमें कार्बन बनता है। कार्बन जैसे ही बना यानी आपके कनेक्टर के ऊपर कार्बन जम गया, अब ये कनेक्टर इज नो मोर कनेक्टर, ठीक है, तो वोल्टेज पास ही नहीं कर रहा। फिर निकाल के आप उसको कॉन्टेक्ट में मारते हो तो कार्बन डिपॉजिट्स क्लीन हो जाते हैं, फिर सेम कनेक्टर वहां पे जाके प्रॉपरली काम करता है। बहुत क्लियर? सारा स्नैक इसी से सही होता है सर। ठीक है, 90% तो एवेनिक्स सर इसी से होता है। मींस द मेन थिंग डाउटफुल इज एलआरयू, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अचानक से देखते हो कभी कभी मोबाइल खराब हो जाता है या टीवी खराब हो जाती है, सो यू कांट से ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम माल फंक्शन कर जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट उसमें एक लार्ज रोल प्ले करता है। इसलिए आपके आईएफ्स वगैरह, अच्छा चलो दैट वेरी एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, आपके एयरक्राफ्ट में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सर्किट भी लगे होते हैं, ठीक है, एवियोनिक्स के पास। हनीवेल का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट अपने इसमें कोलिंस वाले में बोलते हैं आईईसी, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट कंट्रोल, कि हमारे एलआरयू को इन्वायरमेंट से बचाना है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था, जितने का एलआरयू नहीं उतने ज्यादा एलआरयू पे आईसी पे खर्चा है। कूलिंग फैन, लाइट्स, कब कौन सा एलआरयू फेल हुआ ये हमको आईसी पे जाके ही पता चलेगा। हीट ज्यादा है या डैम्प ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है या थर्मल रनवे आ रहा है, ये सब आईसी पे पता चलता है। तो इन्वायरमेंट कंट्रोल चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आप क्या कहते हैं, आपका एयरक्राफ्ट प्रेशराइज्ड बनाया गया था बाय डिफॉल्ट, आप नॉन प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करो, आप बिक जाओगे। इतना ज्यादा माल फंक्शन करेगा, इतना ज्यादा एलआरयू फेल मारेगा कि आप जितने का जहाज नहीं खरीदे उतना उसके कंपोनेंट खरीदने पड़ जाएंगे, ठीक है। नाउ गोइंग, इसीलिए सब लोग मारामारी करते हैं ना 29 to 41, अगेन दैट इज आल्सो ए रीजन। धूल डस्ट कम है, इन्वायरमेंट कंट्रोल है, अपना सब कुछ सेफ रहेगा, राइट। Okay, now going to the next and very important topic, shielding। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे वोल्टेज। स्ट्रे मतलब बोलते हैं जमा हुआ, कहीं इधर उधर आके हमारे पास जमा हो रहा है, तो उसको शील्ड करके बाहर ग्राउंड करके हटा दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्या होता है ये सब। तो बॉन्डिंग तो मेटालिक कांटेक्ट हो गया, मेटल टू मेटल कांटेक्ट करते नहीं, हैं। ऐसा कभी मत बोलना। शुरू करना इक्वलाइज द पोटेंशियल से। रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल को करते के लिए सर, बिकॉज लाइटनिंग स्ट्राइक का समय जो बॉन्डिंग ही हेल्प लाइटनिंग करता स्ट्राइक स्पेशली नहीं, आपका नॉर्मल टाइम में भी बॉन्डिंग ही हेल्प करता है। वो जो स्टैटिक वीक है ना, बॉन्ड नहीं रहेगा तो स्टैटिक वीक कुछ काम का नहीं। आपके लीडिंग एज पे चार्ज डेवलप हो रहा है, स्टैटिक वीक आपने पीछे लगा के रखा है, बॉन्डेड ही नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं है ये। है। क्लियर? बॉन्डिंग से, हाँ सर, इक्वलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस यही है।
हाँ, टू इक्वलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं पोटेंशियल, अगेन अच्छे से। पोटेंशियल, सॉरी। हाँ, कि सारे जितने भी सरफेसेस हैं सबके इक्वल पोटेंशियल रहे। नहीं तो क्या होगा कि मान लो कि एक का पोटेंशियल हाई हो रहा है, बर्न कर देगा पीछे वाले को, क्योंकि यहीं पे आपका बर्निंग आएगी, तो इसका चार्ज इतना ज्यादा वो ओवर रहेगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसका लोड थोड़ा ये ले ले, इसका लोड थोड़ा ये ले, लास्ट में हमने लगा दिया स्टैटिक विक। स्टैटिक विक थोड़ी थोड़ी देर पे पटाखा फोड़ते रहता है, यानी इन्वायरमेंट में चार्ज को थ्रू आउट करते रहते हैं। तो टू इक्वलाइज द पोटेंशियल वी आर यूजिंग बॉन्डिंग। व्हाट इज द ग्राउंडिंग एंड व्हाट इज द अर्थिंग? सर अर्थिंग होता है कि फिजिकली कनेक्ट करते हैं टू ग्राउंड फॉर द 0 वोल्ट। एंड द ग्राउंडिंग क्या है? सर मैं अगर सर नोट इसको फिजिकली कनेक्ट नहीं करते ग्राउंड से, बट पोटेंशियल जो होता है ना इसका जीरो हो जाता है इस रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट्स, जैसे हम लेते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाता है इसका। गोइंग राइटली, ठीक है। ग्राउंडिंग क्या होता है? इन एयरक्राफ्ट मैक्सिमम लोड कैरिंग मेंबर। हमने रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला में आपको बताया था ना, एक पतला वायर है और एक मोटा सा फील्ड वायर है। आप इसको 3 वोल्ट 2 एम्पीयर दोगे, ये खा जाएगा, ये पास ही नहीं करने देगा। सेम मैक्सिमम लोड कैरिंग मेंबर आपके लॉन्जिरोन्स, बल्क हेड, स्ट्रिंजर्स, जो एयरक्राफ्ट का मेन एयरफ्रेम है, ये क्या करता है? हाँ, इसमें आप पूरे एयरक्राफ्ट के सर्किट को बॉन्ड करते करते लास्ट में जाके इसमें इसको ग्राउंड कर देते हो। मेन लोड कैरिंग मेंबर में आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रहता है, यानी बाहर जो आप इन द एयर फेंक पाओ फेंको, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना काम चलता रहेगा। अगर एक्सेस वोल्टेज आया तो वो चला जाएगा मेन लोड कैरिंग मेंबर में, और वो क्या करेगा? सारे वोल्टेज को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, वो मेटल है, एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, आइदर हीट हो जाएगा, आइदर लोहा रहता है ना, प्योर आयरन, वो कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, अपने खाना पूर्ति में उसको यूज कर लेगा। राइट, सपोज मैं आपको 100 करोड़ रुपया दे दूं, तो आप उसमें से 20-25 करोड़ कंज्यूम कर लोगे। राइट, अपना घर द्वार बंगला ले लिया, उसके बाद बाकी बचा हुआ 80 करोड़ आप इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपकी कंज्यूमिंग कैपेसिटी है। अगर आप कुछ सर्टेन वोल्टेज आपको मिले तो आप उसको खत्म कर दोगे, उसको नल एंड वर्ड आउटपुट दोगे। तो सेम ग्राउंडिंग करते हैं एयरक्राफ्ट के केस में मेन लोड कैरिंग मेंबर में, जो कि सर्टेन लिमिट्स ऑफ वोल्टेज को जीरो कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूम कर जाता है उसको। अर्थिंग, अर्थिंग इज रिलेटेड व्हेन इट इज अ अर्थ सरफेस। जब हम लोग फ्यूलिंग करते हैं, तो फ्यूलिंग के टाइम पे, रिफ्यूलिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? बॉजर के नोजल को एयरक्राफ्ट से बॉन्ड करते हैं और फिर बॉजर को ग्राउंड करते हैं अर्थ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थिंग। जिस भी ग्राउंडिंग में अर्थ एसोसिएटेड है, उसी ग्राउंडिंग को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। क्लियर? हैंगर का अर्थिंग किया हो रहता है, मतलब हैंगर से एक तार निकाल के अर्थ में हम लोग इमर्ज कर देते हैं, ताकि हैंगर पे अगर एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आए तो वो नीचे चला जाए। क्लियर? डन। नाउ अब बचे मेन टॉपिक। 11 बज गया और 2-3 टॉपिक रेडियो थ्योरी के ये बाकी रह गए, इसको लेके चलता हूं कल। ठीक है, टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस सेशन। ठीक है, एंड देयर वी विल डिस्कस रेडियो थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विच रिलेटेड टू रेडियो। व्हाट यू से? अभी कर लूं या कल ही करें? कल कर लेना। कल करेंगे, ठीक है। And tomorrow is going to be the last class of this session. After that, regular classroom program नहीं रहेगा। मैंने दूसरे क्रैश कोर्स वालों को इनवाइट किया है, अगर कोई एडमिशन लेता है, कोई ज्वाइन करता है तो आप लोग आ सकते हो। बाकी आप लोगों का एग्जाम अगले 5-7 दिन में है, तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोग क्लास में टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस करो अपने से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कल हम लोग सेशन फिनिश करते हैं। एंड कल जो टॉपिक रहेगा अपना रेडियो एंटीना थ्योरी, ये आप लोग भी नजर मार लो। 5 to 9
और नंबर 12। ये सब क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जिसमें रेडियो इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने देखा 13 क्वेश्चन का सिलेबस एक्सप्लेन करने में 2 घंटा ले गया। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई सारे टॉपिक तो मैं बताया भी नहीं, भूल भी गया। तो आपसे, हाँ बोलो बोलो। जैसे RLC सर्किट सर, जो इंडक्टर, कैपेसिटर आएगा, ये कहीं ना कहीं एंटीना से रिलेटेड हो जाता है ना, तो इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वही तो मैंने बोला ना, 5 to 9 और नंबर 12, तो कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेडियो, ऐसे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही है जो कि रेडियो में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो इसको कल पढ़ेंगे। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो आप लोग रेडी रहो हमेशा। अगर जो WPC का पर्सन है, अगर वो गलती से बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग निकल गया, तब तो आपकी खटिया खड़ी कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने AME में इतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा है जितना बीटेक वाले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। हमने तो बस मॉड्यूल भर पढ़ा है MCQ टाइप, तो उतने से ही हमारा काम हो गया। बट वो लोग थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल, रिटन आंसर सब कुछ लिखते हैं अपने कोर्स में, वो एक्सपर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर कोई WPC वाला ट्रिपल ई निकल गया, जो कि साउथ में ज्यादातर होते हैं, तो फिर रेडी रहो, ठीक है। हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है। आपको जितना पता है आप उतना ही बोलोगे ना, राइट। आपने जितना पढ़ा है आप उतना ही बोलोगे। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन भी आया कि आप साइलेंट हो जा रहे हो, या आपको वो आंसर नहीं आ पा रहा है, आपसे ज्यादा कुछ पूछ रहा है, तो आप वहां पे क्लियरली बोलो कि ये सब सर हमने पढ़ा नहीं, और रियल फील्ड में इसका यूज भी मिनिमम है सर, नहीं के बराबर है, तो इतना ज्यादा पता नहीं है। हाँ सर मुझे पता होने चाहिए, मैं बाद में इसको कवर अप कर लूंगा, ठीक है। बट ये जरूर मेंशन करना कि रियल में इसका यूज नहीं है, क्योंकि ऐसे आंसर जो बोलते हैं ना कि बाद में कवर अप कर लूंगा सर, या बाद में पढ़ लूंगा, तो ऐसा भी रिप्लाई आता है कि फिर बाद में ही आना, ठीक है। तो इसके लिए भी रेडी रहो। ऐसा नहीं कि आप बोले कि बाद में सर इसको पढ़ लूंगा, और WPC वाला फिर बाद में ही पढ़ के आओ, ठीक है। ऐसे भी सिनेरियो हमने देखे, इवन मैंने इंटरव्यू, जब आप ये बोलते हो ना कि सर अभी मुझे पता नहीं, मैं बाद में इस टॉपिक को कवर कर लूंगा, तो कई बार ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है कि इंटरव्यूअर सोचता है कि यस ही इज अ लर्निंग एप्टीट्यूड पर्सन, वो बाद में सीख लेगा। कई बार वो ऑफेंड हो जाता है कि बाद में आओगे पढ़ के, तो फिर जाओ बाद में आओ, अभी मत, फिर तुम रेडी नहीं हो, ऐसा हो जाता है। तो हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन में आप ये भी आंसर नहीं कर सकते कि बाद में पढ़ूंगा, तो उसमें आपको एक दूसरा एंगल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि हम लोगों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम डायोड कैसे बनाते हो, हम लोगों का काम है डायोड रिप्लेस करना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को रेडी रखो। हाँ, बोल्ड रहो, और यू कैन से डिसिप्लिन रहो। इतना भी बोल्ड मत रहना कि वो कई बार ऑफेंड हो जाए, और इतना भी लेस कॉन्फिडेंट नहीं रहना कि वो पुअर दिखो आप। तो दोनों साइड से आप प्रिपेयर्ड दिखो, बस, दैट्स ऑल। क्लियर? we'll see you tomorrow then, and tomorrow will be the last class। और मैंने बोला था कि सैटरडे संडे आई एम फ्री, इफ यू वांट प्रैक्टिस ऑन पार्ट 1 लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो अगर चाहिए तो टुमारो आफ्टरनून आल्सो आई विल बी फ्री, आई कैन कंडक्ट सम ऑफ द मॉक टेस्ट फॉर यू इफ यू वांट। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम लोग रात में फिनिश कर देंगे कल का सिलेबस, ठीक है। ओके, आई एम कंप्लीटिंग दिस मीटिंग फॉर टुडे, दैट विल बी गुड फॉर टुडे। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, नाइट गुड नाइट। सर। इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर।